आरू का पनिशमेंट रचना का बरखा पर चिल्लाना। अगली सुबह आरू की जब आंखें खुलती है तो सुबह के 8 बज चुके थे। धीरे धीरे आरू की भी नींद खुलने लगा था, क्योंकि एक नियम के तौर पर या फिर यह कहा जाए कि वह उठना चाहती थी, शायद इसलिए अब उसकी नींद भी खुलने लगी थी। शादी से पहले वह बेफिक्र होकर सोई थी, उसे किसी चीज की चिंता नहीं रहती थी। पर कहते हैं ना, किसी में कितना भी बचपना हो पर शादी के बाद एक जिम्मेदारी नाम की इंसान के अंदर लगी जाती है। आरू की नींद खुलती है तो वह अपने अगल बगल देखी है तो हमेशा की तरह उसके बिस्तर खाली था। वह आंखें बंद करती है तो कल अधिराज के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, तो उसके चेहरे पर एक सुकून सा आ जाता है। तभी उसे अधिराज की गुस्से वाली बात भी याद आता है तो वह मन ही मन सोचती है, हो सकता है उन्हें ये नाम नहीं पसंद हो, पर मैंने सुना है कि लोग अपने पति का नाम लेते हैं तो पति तो बहुत खुश होते हैं, पर यह इतने गुस्से क्यों थे। फिर कुछ सोच बोलती है, इस श्रुति का मैं हाथ पैर तोड़ूंगी, इसी ने मुझे यह आइडिया दिया था। दरअसल आरू को मायूस देखकर श्रुति ने उसे यह आइडिया दिया था कि तुम भाई को उनके साथ नाम से बुलाओ, उन्हें बहुत पसंद आएगा। पर यह आइडिया फ्लॉप जाता है। फिर उसके दिमाग में कल रात की पनिशमेंट की बात याद आती है तो वह उठकर बैठ जाती है और अपने तकिया को अपने ऊपर रख कुछ सोचते हुए बोलती है, क्या मैंने जो पनिशमेंट सोची है यह उसे मानेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे वह कभी नहीं मान सकते हैं। पर इसी से उनका टेस्ट होगा कि क्या ये सच में अपनी बातों के हैं। ये बोलते हुए उसे डर भी लग रहा था और एक खुशी भी थी यदि अधिराज मान जाए। अब ये पनिशमेंट क्या थी, अब ये तो आने वाले कुछ समय में ही पता चलने वाला था। पर फिलहाल के लिए आज संडे था तो वह उठती है और जाकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होने के बाद वह बाथरोब पहनती है और अपने बालों को पोंछते हुए वह बाहर आकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। फिर अपने बालों को खोल हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगती है। वह बालों को सुखाते हुए मुस्कुरा रही थी। वही रोड पर खड़ा अधिराज उसे कब से देखे जा रहा था। अधिराज जो जिम गया हुआ था वह अब वापस आ चुका था, और रुक आरू को ऐसे देख उसकी नजरें इस पर उसी पर टिकी हुई थी। पानी की बूंदें आरू के गर्दन पर फिसल रही थी। बाथरोब पूरी तरह से कवर था पर उसके वो खुली टांगे जो अधिराज को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। अधिराज अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। तभी आरू को एहसास होता है कि कोई उसके पास आ रहा है। यह महसूस होते ही वह पीछे अधिराज को देखने लगती है। हालांकि आरू को छोटे कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह उसे देखते हुए कुछ कहने को होती है कि अधिराज उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद के पास खींच लेता है। ये देख आरू फिर से कुछ बोलने को होती है कि अधिराज आरू के हाथ से हेयर ड्रायर ले उसे बैठा उसके बालों को सुखाने लगता है। आरू आईने में अधिराज को देखी जा रही थी। अधिराज हेयर ड्रायर रख आरू के कंधे पर झुक उसे आईने में ही देखते हुए बोलता है, वैसे तुम्हें मुझे इतना डीपली से देखने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले तुमने इसे काफी अच्छे से पील किया है और बाय द वे कहो तो अभी अच्छे से पील करवा दो। पहले तो आरू समझ नहीं पाती, पर जैसे ही उसे 2 दिन पहले की बात याद आती है तो उसकी आंख शर्म से झुक जाती है और वह उठकर जाने लगती है। तभी अधिराज उसे पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। ये देख आरू बोलती है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तभी अधिराज उसके शर्माते हुए चेहरे को देख बोला, जान आज संडे है। तभी आरू उठते हुए बोली, मुझे नीचे जाना है। अधिराज उसे एक हाथ से कमर से पकड़ते हुए उसके बालों को पीछे करते हुए बोलता है, कोई तो मुझे कल कह रहा था कि उसे शर्म नहीं आती है, तो फिर यह गाल इतने लाल क्यों है। ये सुन तो जैसे आरू का चेहरा और भी ज्यादा शर्माने सा लगा था। आरू खुद को छुड़ा जाने लगती है और बोलती है, आप मुझे छोड़िए। तभी अधिराज आरू का चेहरा जो शर्म से नीचे की थी उसे ऊपर करते हुए बोलता है, अब तुम मुझे ऐसे सेड्यूस कर रही हो तो फिर मैं कैसे खुद को रोकूं। ये सुनते ही आरू की आंखें बड़ी हो जाती है और वह बोलती है, मैंने कब आपको सेड्यूस किया। ये सुनते ही अधिराज उसे ऊपर से नीचे देखता है तो आरू की नजर अपने खुले हुए पैरों पर पड़ती है तो वह हकलाते हुए कुछ बोलती। तभी अधिराज उसे खुद के करीब खींचते हुए बोलता है, अब इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ही। फिर उसके कान के पास धीरे से उसके कानों के नीचे उसके ईयर लोब को छूते हुए बोलता है, अब तुमने मुझे बहका दिया है तो चलो साथ में सावर लेते हैं। ये सुनते ही आरू की आंखें बड़ी हो जाती है और वह जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाते हुए बोलती है, मैं शौक ले चुकी हूँ। ये सुनते ही अधिराज अपने होंठ और खुली गर्दन पर फिराते हुए बोलता है, पर तुमने अभी कपड़े भी तो नहीं पहने हैं ना। ये बोल अपने हाथ उसके हाथ के अंदर डाल उसकी खुली कमर को सहलाने लगता है, जिससे आरू को एक गुदगुदी सा एहसास होता है और वह थोड़ी हकलाते हुए बोलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनते ही अधिराज उसके गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए बोलती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाइट करने से आरू की आंख निकल जाती है। तभी अधिराज उसे बाइट वाली जगह को खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तो फिर। तभी आरू झटके में अधिराज को खुद से दूर करते हुए बोलती है, आप भाड़ में जाओ। ये बोल इतनी तेजी से वह क्लोजेट रूम में भागती है जितना कि अधिराज समझ भी नहीं पाता। आरू की ऐसी हरकत देख अधिराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर वही आरू कमरे में जाकर खुद से गहरी सांस लेते हुए बोलती है, पूरे के पूरे जानवर हो चुके हैं, ये पहले तो ऐसे नहीं थे। अब न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। आरू तब तक अंदर रहती है जब तक कि उसे क्लियर नहीं हो जाता कि अधिराज वॉशरूम जा चुका है। उसके बाद वह नीचे जाती है तो उसकी नजर वहाँ पर खड़ी श्रुति पर पड़ती है जो मस्त सी गाजर खा रही थी।
ये देख आरू जाती है और उसके पीठ पर जोर से मुक्का मारती है और किचन में चली जाती है। श्रुति अपनी पीठ को सहलाते रह जाती है और वह बोलती है, कमीनी, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी पूजा उसे डांटते हुए बोलती है, श्रुति भाभी है वह तेरी। ये सुनते ही श्रुति चीलते हुए बोलती है, मैं भी तो उसकी नंद हूँ पर उसने तो मुझे मारा ना। ये देख श्रुति बनाते हुए बोलती है, मॉम मुझे तो कभी कभी लगता है आप मेरी माँ नहीं उसी की माँ हो। जब देखो तब बस उसी की साइड लेती हो। ये सुन पूजा कुछ बोलती तभी प्रीता बोलती है, अब तुम्हारा हो गया या फिर नाश्ता करोगी। ये सुन श्रुति जाकर अजीत जी के पास बैठते हुए उनके साइड हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, पापा आप कोई दूसरी माँ लाओ, मुझे यह माँ बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनते ही पूजा की आंखें बड़ी हो जाती है और सभी मन मन मुस्कुराने लगते हैं। तभी अजीत जी बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारी दूसरी क्या तीसरी चौथी भी माँ ले आऊं, पर तुम्हारी पहली माँ उन सब की कहीं खून न कर दे और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की लाइफ में ये दाग लगे कि उसकी माँ एक खूनी पिशाचिनी है। पूजा जब ये सुनती है तो वही रखे सोफ पर कपीलों को अजीत के ऊपर खींचकर मारते हुए बोलती है, बाप बेटी तुम दोनों ने मेरे दिमाग की दही बनाकर रख दिए हो। एक नहीं 10 बीवी लाकर रखो, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी इतनी नखरे कौन झेलता है। ये बोल वह किचन में चली जाती है। तभी श्रुति अजीत जी से बोलती है, क्या आप सच लाने वाले थे। ये सुन अजीत जी हंसते हुए बोलते हैं, अब तुम कहोगी तो। ये सुनते ही श्रुति बोलती है, खबरदार, भले ही मुझे ये नापसंद हो लेकिन मुझे मेरी यही माँ चाहिए। उसे अपने गले से लगा लेती है। बाप बेटी का प्यार वहाँ हर कोई देख रहा था। वही प्रियांशु उसे अजीत से खींचकर उसे साइड कर उन दोनों के बीच में बैठते हुए बोलता है, मोटी जा जाकर कुछ खाना पीना बनाना सीख, यहाँ बैठकर मस्करी मत लगा। वैसे चाचू मेरे हिसाब से आपकी आइडिया बुरा नहीं है, वो क्या है ना, सटेप मॉम आएगी तो इसे अच्छे से सबक सिखाएगी, तब जाकर इसे मेरी ब्यूटीफुल चाची की कदर होगी। ये कह वह हंसने लगता है। वही श्रुति चिढ़कर उसके बाल खींच लेती है। बस फिर क्या था, दोनों ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। वही यह सब देख रही राधिका बोलती है, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, चुपचाप चलो नाश्ता करो। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं। सभी खाना खा रहे थे। वही राधिका एक नजर छत पर देखती है और फिर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी ऊपर से अधिराज अपने ऑफिस के लिए तैयार हो नीचे आता है। उसको नीचे आते देख सभी एक नजर देखते हैं और चुपचाप अपना खाना खाने लगते हैं। रात के डिनर के अलावा अधिराज घर का कुछ नहीं खाता था और ज्यादातर बाहर ही का खाता था। तभी सभी को एक आवाज ने अपनी तरफ आकर्षित किया, जहां आरू बुलाती है। ये सुनते ही अधिराज के कदम रुक जाते हैं और सभी की नजरें भी आरू पर जाती है। आरू उसके पास जाती है और उसके पास जाकर उसके आंखों में आंखें डालकर बोलती है, आपको मेरी पनिशमेंट लेनी थी ना। ये सुन अधिराज अपने घड़ी का टाइम देखते हुए बोला, आरू तुम्हें जो भी पनिशमेंट देनी होगी बाद में। ये बोल जाने लगता है तो आरू उसका हाथ पकड़ लेती है। आरू को डर भी लग रहा था पर वो हिम्मत कर बोलता है, पर आपको मेरी पनिशमेंट अभी पूरी करनी है। ये सुन अधिराज गुस्से में आरू की जिद पर घुरता है तो आरू अधिराज का हाथ पकड़ खींचते हुए अपने साथ डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाती है और हमेशा की तरह अधिराज की एक कुर्सी जो छुटी रहती थी, जो कि राधिका के बगल की थी, वह उस पर उसे बैठा देती है। यह महसूस होते ही अधिराज गुस्से में कुछ कहने को होता है। तभी आरू उसकी तरफ प्लेट सीधा करते हुए बोलती है, और मेरी पनिशमेंट यह है। ये बोल उसमें खाना परोसते हुए बोलती है, अब आपके ऊपर है आप इसे मानते हैं या नहीं। ये बोल उसे आश भरी नजरों से देखने लगती है। उसे सिर्फ आरू ही नहीं घर का हर सदस्य देख रहा था। अधिराज जिसके हाथ गुस्से से मुट्ठी बंधी हुई थी वह आरू को ही देखे जा रहा था। वही शिल्पा मन ही मन में बोलती है, ये तो गई। तभी आरू फिर से हिम्मत कर बोलती है, मैं चाहती हूँ आपके पास जब भी समय हो आप अकेले कमरे में नहीं सभी के साथ यहाँ पर मिलकर डिनर करें। आप मेरी इतनी इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं ना। अधिराज चुपचाप ऐसे ही बैठे रहता है। सभी अपना खाना छोड़ उसे देखते हैं। तभी सभी को झटका तब लगता है जब अधिराज एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में डालता है। ये देखते ही राधिका की आंखों में नमी आ जाती है। वही विक्रम भी उसे ही देखे जा रहा था। वहाँ हर कोई खुश था, यदि कोई खुश नहीं था तो वह थी शिल्पा। आज उसे यह खटक रही थी कि जो इंसान घर के किसी सदस्य की बात नहीं मान रहा था वही कल की आई लड़की की बात को मान रहा है। अधिराज थाली में जितना भी परोसा खाना था बिना कुछ कहे खाता है और वहाँ से निकल जाता है। वही आरू की आंखों में नमी आ जाती है। वो पिछले कई सालों से यहाँ पर आ रही है और सभी से सुनती भी थी। आरू न ही कभी अधिराज को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए देखा था। क्या वजह थी उसे यह नहीं पता था, पर उसने ये करना चाहा। उसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि अधिराज उसकी बात मान जाएगा। उसे तो लगा था कि अधिराज बहुत गुस्सा होगा, पर उसके उलट हुआ। वही दादी आरू का कर प्यार से छूते हुए बोलती है, हमें गर्व है बेटा पर आपने वह कर दिखाया जो हम कब से चाहते थे। उनके बिना यहाँ कुछ अकेला सा लगता है। सभी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी शिल्पा उठते हुए बोलती है, सभी को सभी की चिंता है, पर क्या आप सभी को मेरे बेटे की चिंता है जो यहाँ से सुबह बिना खाए चला गया। ये बात सुनते ही अमन जी बोलते हैं, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो तुम्हें उसे खाना खिलाना चाहिए था, ना कि अपने दोस्तों से कितनी पार्टी की बातें करती। बस फिर क्या था, हमेशा की तरह शिल्पा मुंह बनाकर वहाँ से जा चुकी थी और सभी को आदत थी शिल्पा की यह नाटक की। वही दूसरी तरफ रेवाल हाउस में वैभव भी अधिराज के साथ ही जा चुका था। वही संडे की वजह से सभी नाश्ता कर एक साथ बैठे हुए थे।
वही बरखा एल्बम को लाते हुए बोलती है, लो हम ले आए, ये बोल उसे रखती है। तभी वहाँ पर आरू, प्रीता, प्रियांशु, श्रुति के साथ वहाँ पर आते हुए बोलती है। उन सभी को देख बरखा और सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी बरखा बोलती है, आज सभी एक साथ एल्बम देखते हैं। आरू जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। आज आरू बहुत खुश थी। सभी एक साथ मिलकर एल्बम देख रहे थे, जिसमें आरू की बचपन की कई सारी फोटोज थी, बरखा की भी। तभी आरू एक एल्बम को देखते हुए बोलती है, ये कैसी एल्बम है, ये तो पहली बार देख रहे हैं। ये बोल उसे खोलकर देखने लगती है। तभी बरखा बोलती है, माँ के कबर्ड से लाई हूँ। उसी के साथ था ये बोल, सभी उसे खोलकर देखने लगते हैं तो सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसमें कुछ अलग अलग लोग थे जिन्हें वह सभी नहीं पहचानते थे। उसमें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ राजशाहियों वाला हो। ये देख आरू बोलती है, हमारी मॉम तो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। तो फिर ये बोल फिर से एक पन्ना को पलटती है तो बेहद खूबसूरत सी जगह और उन्हें वो घर दिखता है। ये देख प्रियु बोलता है, यार ये तो जयपुर की लग रही है ना, जो हमने एक मैगजीन में देखा था। ये सुन सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी बरखा बोलती है, हो सकता है माँ पहले इन सभी से मिली हो और वहाँ पर ये लोग फोटो खींची हो। ये सोच सभी को ये बात से सहमत लगते हैं। तभी आरू बोलती है, क्यों ना हम सभी इस बात का ट्रिप यहीं पर ले चले, क्या कहती हो। ये सुन प्रियांशु बोलता है, एकदम सही। तभी अचानक उनके हाथ से एल्बम खींच ली जाती है। सभी ऊपर देखते हैं तो वहाँ रचना जी गुस्से में खड़ी बोलती है, तुम सभी कहीं नहीं जाओगे, बिना पूछे मेरे कबर्ड से ये एल्बम किसने निकाला। ये सुनते ही बरखा हकलाते हुए, वह माँ मैं। तभी रचना थोड़ी तेज आवाज में बोली, आइंदा से ये गलती कभी ना हो। ये बोलकर कमरे में चली जाती है। ये सुनकर बरखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही सौम्या मन ही मन सोचती है, माँ ने सारे एल्बम को छोड़कर सिर्फ वही एल्बम ले जाना जरूरी समझाया था, क्यों। पर तभी उसकी नजर बरखा पर जाती है तो वह उसे कंसोल करते हुए बोली, हो सकता है माँ इस एल्बम को नहीं दिखाना चाहती हो। ये सुन बरखा कुछ नहीं बोलती। वही रचना अपने कमरे में जाकर कबर्ड में उस एल्बम को रखते हुए बोलती है, मैं कैसे लापरवाही कर सकती हूँ। अगर एल्बम में आगे सभी की नजर जाती है और खासकर आरू की, तो इसके पीछे पड़ जाती। मुझे उससे ये सब कुछ नहीं बताना, मुझे ये सब कुछ छुपाना होगा। मैं अपने बच्चों को किसी भी संकट में नहीं डाल सकती। ये बोल के लॉकर में उस एल्बम को रखते हुए बोलती है, यह एक आखिरी निशानी है, नहीं तो मैं इसे जड़ से खत्म कर देती। पर अब ये गलती दोबारा नहीं होगा। ये बोल उसे रखकर बिस्तर पर बैठ जाती है। एपिसोड 142, अधिराज का अतीत, अनजान शख्स का कोमा से बाहर आना। अब आगे रचना एल्बम को रख बाहर आती है तो बाहर उसे वहीं पर सभी बैठे हुए दिखते हैं। तभी उसकी नजर बरखा पर जाती है तो उसे एहसास होता है कि उसने शायद थोड़ी तेज आवाज में बात कर दी थी। यह महसूस होते ही वह बरखा के पास जा कुछ कहने को होती है, पर उससे पहले ही बरखा उठकर अपने कमरे में जा चुकी थी। वही आरू और सौम्या सभी एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। शाम हो जाती है। आरू ग्रेवाल हाउस में रुकी थी। शाम को 7 बजे बजते ही वह राजावत पैलेस में पहुंचती है। वह अंदर जाती है तो देखती है वहां पर कुछ नए चेहरे भी दिखते हैं। ये देख वह सोचती है कि कौन आया है, पर वह इस बात का ध्यान नहीं देती कि एक जोड़ी आंखें उसे ही ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्वरा अपना काम खत्म कर वह कंपनी से बाहर निकलती है। प्रीतम आज किसी काम की वजह से आउट ऑफ टाउन गया हुआ था, तो स्वरा ने अपने लिए रिक्शा करने को सोचा। वह रिक्शा में जैसे ही बैठती है तो गाड़ी थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाती है। ये देख स्वरा बोलती है, क्या हुआ भैया, आपकी गाड़ी को क्या हुआ। ये सुनते ही वह रिक्शा वाला कहता है, वह दीदी जी मेरी गाड़ी बिगड़ गई है, आप थोड़ा बाहर निकलेंगी तो मैं इसे देख लेता हूँ। स्वरा एक बार चारों तरफ देखती है तो हाईवे रोड पर गाड़ी खड़ी थी। उसे थोड़ा डर सा लगता है, पर वह हिम्मत बढ़ाकर बाहर निकलती है। ड्राइवर भी कुछ देर तक अपनी गाड़ी ऑन करता है, पर तभी स्वरा की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि गाड़ी जैसे ऑन होती है ड्राइवर उसे वहां से ही आगे निकल जाता है। ये देख स्वरा चिल्लाते हुए बोलती है, सुनो मैं यहीं पर रह गई, पर वह गाड़ी रुकती तो ना सुनती। स्वरा ये देख घबरा सी जाती है। वह एक बार चारों तरफ देखती है, तभी वह अपना फोन लेकर नंबर डायल करने लगती है, पर शायद ये जानबूझकर ही किया गया था, जिससे वह एरिया पर नेटवर्क सही नहीं आ रहा था। ये देख स्वरा घबरा सी जाती है, पर तभी उसके सामने अचानक कार की हेडलाइट जलती है। ये देख वह अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। तभी कार की हेडलाइट से उसमें एक परछाई अपनी तरफ आते हुए दिखती है। वह अपनी आंखों पर हाथ रख उंगलियों की थोड़ी सी दरारों से देखने लगती है तो कोई लंबा चौड़ा इंसान उसी की तरफ आ रहा था। ये देख उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। वह पीछे कदम लेने लगती है, तभी उस इंसान की आवाज आती है, कोई फायदा नहीं है स्वरा दूर जाने का। यह आवाज सुनते ही एक पल के लिए स्वरा सहम सी जाती है। वह खुद से ही कहती है, क्या ये विराट। तभी स्वरा गुस्से में बोलती है, कौन हो तुम। ये सुनते ही वह इंसान बोलता है, वही जिसका नाम अभी तुमने बुदबुदाया और नाम लिया कि मैं कौन हूँ, और जिससे तुम भाग रही हो। ये सुनते ही स्वरा बोलती है, विराट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब हरकत करने की। तभी उसके करीब आकर वह इंसान, जो कोई और नहीं विराट था, वो खड़ा हो जाता है और हाथ बांधकर खड़ा होते हुए बोलता है, क्या करूं, तुमने अपने चारों तरफ इतने गार्ड जो लगा रखे कि मुझे अब ऐसी ही हरकतें करना पड़ा।
अब यदि तुम हमारे साथ चल सको तो हम कुछ बातें करें। ये सुन स्वरा गुस्से में बोलती है, सॉरी पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये सुनते ही विराट बोलता है, कोई बात नहीं तो फिर यहाँ जंगली जानवरों का भोजन बनो। ये कह वह जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वही स्वरा गुस्से में तमकमा जाती है, पर एक बार चारों तरफ नजर दौड़ा वह जाकर कार का डोर खोलकर बैठ जाती है। ये देख विराट के चेहरे पर विनिंग सी स्माइल आ जाती है और वह गाड़ी आगे बढ़ा देता है। स्वरा विंडो से अपनी चेहरा बाहर की थी, वही विराट गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में उसे ही देखे जा रहा था। ये देख स्वरा उसे घूरते हुए बोलती है, मुझे देखना बंद करो। ये सुन विराट बोलता है, मेरी आंखें चाहे तुम्हें देखे या कहीं और तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सुन स्वरा उसे देखते हुए बोलती है, तो मुझे तुम यही उतारो। ये सुन विराट बोलता है, अब तो ये पॉसिबल नहीं है, अब तो तुम्हें वही चलना है जहाँ मैं चाहूंगा। ये सुन स्वरा कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती क्योंकि वह जानती थी सामने वाला इंसान कितना ज्यादा जिद्दी है। कुछ देर बाद विराट गाड़ी वही हाईवे के पास में एक ढाबा पर रोकता है और खुद स्वरा को उतरने को बोलता है। स्वरा नहीं उतरती, ये देख वह स्वरा का हाथ खींचकर बाहर निकालता है और उसे लेकर अंदर चला जाता है। स्वरा मजबूर थी, वह चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी विराट सामने बना रहे मूंछों वाले अंकल से बोलता है, काका दो मस्त सी थाली लगाना, तो बड़ी भूख लगी है, शायद आज सुकून से आया है, पेट भर आज खाना खाऊंगा। तभी स्वरा बोलती है, काका सिर्फ एक थाली लगाना, इसी राक्षस को भूख लगा है पर मुझे नहीं खाना। ये सुनते ही विराट के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह उसे देखकर बोलता है, ओ तो तुम अभी तक मुझे उसी नाम से बुलाती हो। स्वरा उसकी तरफ देखती भी नहीं और अपने मोबाइल में कुछ करने लगती है। तभी विराट उसके मोबाइल को छीनते हुए बोलता है, अपने चंपू दोस्तों को बाद में बताना, पहले मेरे साथ डिनर करो। ये कह विराट उसे अपनी जेब में रख चुका था। वही शहर से थोड़ी दूर गांव में एक घर के सामने दो गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी से एक इंसान बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था, वह कोई और नहीं अधिराज था। और पीछे की गाड़ी से भैरव उतरकर उसके पास आता है। वही उसके साथ वैभव भी था। भैरव बिना कहे आगे चल देता है और अधिराज उसके पीछे। तभी भैरव डोर खटखटाता है तो एक लड़की डोर खोलती है। अधिराज बाहर से जितना शांत लग रहा था, उसकी आंखें उतने ही गुस्से से लाल थी और उसके अंदर ना जाने क्यों एक घबराहट सी हो रही थी। वो लड़की भैरव को देखकर कहती है, आप, और फिर वहाँ एक अनजान को देखकर कुछ कहती, पर उससे पहले ही अधिराज अंदर कदम रखता है। अंदर जाता है तो वहाँ छोटा सा हाल था। तभी अधिराज भैरव को देखकर गुस्से में बोलता है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो? उसकी इतनी तेज आवाज सुन वो खड़ी लड़की एक पल के लिए सहम सी जाती है। पर तभी भैरव बिना कुछ कहे कमरे का दरवाजा खोलता है। तभी वह नर्स बोलती है, सर आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। ये सुनते ही अधिराज उस लड़की को घूर कर देखता है और अपने कदम तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ाता है। कमरे में जैसे ही अपने पैर रखता है और सामने का नजारा देखता है तो उसकी कदम वहीं पर रुक जाते हैं। दिल धड़कन सा रह जाता है। सामने मशीनों से घिरी एक लड़की आंखें बंद की हुई बेजान सी लेटी हुई थी। ये देखते ही अधिराज एक तक उस लड़की को देखता ही रहता है। ना चाहते हुए भी उसके कदम उस लड़की की तरफ बढ़ जाते हैं। उस लड़की को देखते हुए ही वह उसी के बगल में रखी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उसे देखता रहता है। कहाँ उसकी आंखों में इतना गुस्सा और नफरत था। जिस लड़की को वह कितने साल से खोज रहा था, जिसके खून का प्यासा हो चुका था, जिसे वह अपने हाथों से उसे तड़पाना चाहता था, वह तो बिस्तर पर पहले ही बेजान पड़ी हुई थी। 1 मिनट 5 मिनट पूरे 1 घंटा बीत जाता है, पर अधिराज उस पर से अपनी नजरें नहीं हटाता। तभी वह लड़की, जो कि उस लड़की की डॉक्टर थी, वो हकलाते हुए बोलती है, वह हमें इन्हें दवा देनी है। ये बोल वह जाती है और अपने ट्रे से एक इंजेक्शन पानी चढ़ रही बोतल में इंजेक्ट कर देती है। उसके जरिए उस लड़की के शरीर में वो दवा जाने लगता है। वही अधिराज जो कब से शांत बैठा था, वो पहला सवाल यही करता है, क्या हुआ है इसे? ये सुनते ही वह लड़की चुप सी हो जाती है। तभी अधिराज चिल्लाकर बोलता है, क्या हुआ है इसे? ये सुनते ही वह लड़की डरकर कुछ बोलती, तभी भैरव बोलता है, अधिराज हम बाद में बात करते हैं, अभी चलो यहाँ से। पर अधिराज वहाँ से नहीं उठता। पर भैरव के बार बार कहने पर अधिराज उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह जानता था उसके सवालों का जवाब भैरव दे सकता था। अधिराज उस लड़की को देखते हुए ही अपनी कदम जैसे ही पीछे लेता है, वैसे ही बेजान सी लड़की अपने मुंह से सिर्फ एक आवाज निकालती है, राज। ये सुनते ही अधिराज के कदम रुक जाते हैं और उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। तभी वह पीछे मुड़ता है तो उस लड़की के चेहरे पर घबराहट सी दिखने लगती है। ये देख न जाने क्यों अधिराज के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वह झुककर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ पकड़ते ही उसके मशीनों में आवाज तेज तेज से चलने लगती है। ये होते हैं उस लड़की की सांसें तेज हो जाती है। ये देख उस डॉक्टर की आंखें बड़ी हो जाती है और वह मशीनों को चेक कर उस लड़की को चेक करने लगती है। तभी अधिराज थोड़ी तेज आवाज में बोला, क्या हो रहा है इसे? ये सुनते हैं वह लड़की घबराते हुए बोलती है, सर हमें नहीं पता, हम चेक करते हैं। ये बोल मशीनों को चेक करने की लगती है। वही अधिराज उसका हाथ पकड़े एकटक उसे देख रहा था। तभी वह डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन हाथ में इंजेक्ट करती है। तभी वह लड़की धीरे धीरे सामान्य होती चली जाती है। कुछ देर के बाद वह डॉक्टर चेक करते हुए आश्चर्य तरीके से मुस्कुराकर बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो इतने साल में नहीं हुआ वह अचानक कैसे हो गया। सभी की सवालिया नजर अपने ऊपर देख वह लड़की बोलती है,
इतने साल से मैडम कोमा में थी। जब भी इन्हें होश आता था तो सिर्फ यह एक ही नाम राज लेती थी, पर आज यह अपने कोमा से बाहर आ चुकी है। मैं हैरान हूँ। ये सुनते ही अधिराज को एक झटका सा लगता है। वो बोलता है, कोमा। ये सुनते ही वह लड़की बोलती है, हाँ, ये पिछले 7 सालों से कोमा में थी। ये सुन अधिराज झटके में उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और भैरव की तरफ देखता है। अधिराज के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर वह कैसे शुरुआत करे उसे समझ नहीं आता। तभी वह लड़की बोलती है, इन्हें अब शायद 1 या 2 दिन में होश आ जाए। ये सुनते ही अधिराज जैसे खुद को बड़ी मुश्किल से संभालता है और पीछे गिरता कि उसे भैरव पकड़ लेता है और उसे ले जाते हुए बोलता है, अभी हमें चलना चाहिए। और फिर उस लड़की की तरफ देखकर बोला, इन्हें जब भी होश आ जाए हमें इन्फॉर्म करना। वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। वैभव अधिराज को लेकर जा चुका था, पर वही राजावत हाउस में रात काफी गहरा चली थी। ना जाने क्यों आरू के दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी और बार बार अपने सीने को मलते हुए बोलती है, आज मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। ये सब सोचते हुए वो बेचैन सी होने लगती है। एपिसोड 143, अधिराज आरू की नर्तकी, आई नीड योर राइट नाउ। अब आगे राजावत पैलेस के बाहर गाड़ी रुकती है। गाड़ी में से भैरव बाहर निकलता है और उसी के साथ अधिराज भी। अधिराज के चेहरे पर इस समय कोई इमोशन नहीं थे। वह घर के अंदर एंटर करता है तो उसे हाल में ही चेयर पर बैठी राधिका जी मिलती है, जो शायद उसी के आने का इंतजार कर रही थी। अधिराज एक नजर राधिका को देखकर वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे अभी किसी भी मैटर में कोई बात नहीं करनी थी। वही राधिका भैरव की तरफ देखती है तो भैरव सर झुका लेता है। ये देख राधिका मन ही मन में सोचती है, इसी बात का डर था मुझे। आई होप अधिराज पुरानी अतीत को तुम अपने फ्यूचर में नहीं लाओगे और समझदारी से काम लोगे। ये सोचते हुए वह एक गहरी सांस लेती है और उठकर खड़ी होकर भैरव से बोलती है, मैंने तुम्हारा कमरा रेडी करवा दिया है, जाकर आराम करो। ये सुन भैरव कहता है, पर मैं। ये सुन राधिका उसे घूरते हुए बोलती है, मैं सिर्फ ड्यूटी पर ही तुम्हारी जो भी लगती हूँ, उसके बाद तुम इस घर के बेटे हो जैसे बाकी लोग। ये बोलकर वह चली जाती है। भैरवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो अपने कमरे में चला जाता है। वही अधिराज जब अपने कमरे में जाता है तो उसकी नजर बिस्तर पर जाती है, जो कि खाली था। ये देख उसकी नजरें इधर उधर कुछ ढूंढने लगती हैं। तभी उसकी नजर बालकनी पर जाती है। वह सीधे बालकनी में चला जाता है तो वहाँ पर आरू को खड़ा पाता है। ये देख वह आरू के पास जाता है और उसे पीछे से अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। ये होते ही आरू, जो कब से एक टक बालकनी में अधिराज का ही वेट कर रही थी और उसे गाड़ी से उतरते देखती है, पर अधिराज को इतना मायूस देख उसे समझ नहीं आता। पर तभी अधिराज उसे कमर से पकड़ते हुए उसके कंधे पर सर रखते हुए बोलता है, तुम अभी तक जाग रही हो। ये सुनते ही आरू अधिराज को खुद से दूर कर उसे सामने देखती है और उसे देखते हुए बोलती है, जब मेरा पति घर पर न आने का टाइम हो, न जाने का, जो नहीं मेरा फोन उठाता हो, नहीं मुझे अपने लेट आने की बात बताते हो, उसकी पत्नी अपने पति का इंतजार नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। अधिराज आरू की बात सुन आरू को ही देखने लगता है। अधिराज आरू को देखता है जिसकी आंखें नम थी। अधिराज आरू को देखकर बोलता है, क्या तुम सच में मेरा इंतजार कर रही थी। आरू उसे घूरने लगती है और घूरते हुए बोलती है, क्या आपको मेरा यहाँ पर कोई भूत नजर आ रहा है। ये सुनते ही अधिराज उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। ये होते ही आरू तो समझ भी नहीं पाती है। तभी अधिराज उसे खुद के गले ही लगाए हुए बोलता है, आरू तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। ये सुनते ही आरू उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। हालांकि उसके सीने से लगे उसे बहुत सुकून सा मिल रहा था, पर फिर बार बार अधिराज के लिए कहीं जाने पर कि वो उसे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना। ये सुन आरू उसे खुद से दूर करती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, यह अपने मन से ख्याल हटा दीजिए मिस्टर राजावत की मैं आपको कभी छोड़ सकती हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपनी चीज किसी को देना या किसी को छूना या उसे जाने देना किसी भी कीमत पर बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वह आपके लिए कितना भी कीमती हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। तो फिर आपको छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अधिराज आरू का ये कन्फेशन सुन और उसकी जिद देख अधिराज बिना कोई समय गवाए उसके बालों में हाथ डाल उसका चेहरा झटके में ऊपर करता है और बिना वक्त गवाए उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता है। यह महसूस होते ही आरू अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे वह भी उस किस को खुद में महसूस करना चाह रही थी। अधिराज उसके बालों में हाथ रख उसे काफी पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। आरू उसका कोई विरोध नहीं करना चाहती थी, पर अचानक अधिराज का ये रवैया उसे समझ नहीं आता। पर वो कुछ ही देर में अधिराज के प्यार में खोती चली जाती है। अधिराज के हाथ अचानक आरू की कमर पर कसते चले जाते हैं। उसे उसी लड़की का चेहरा याद आता है तो वह उसे और भी ज्यादा पैशनेट डिपली हार्डली किस करने लगता है, जिससे आरू को दर्द सा महसूस होने लगता है, क्योंकि अधिराज किस करते हुए ही उसे बाइट करने लगता है। आरू उसके सीने पर हाथ मारने लगती है, पर अधिराज उसके हाथों को पकड़ उसे कमर के पीछे लगा उसे किस करता ही जाता है। जब यह आरू को बर्दाश्त नहीं होता तो अधिराज की होठों पर जोर से काटती है तो अधिराज जैसे अपनी सेंस में आता है। आरू रोते हुए बोलती है, डेविल आप क्या कर रहे हो, आप मुझे दर्द दे रहे हो, यू आर हर्ट मी। ये सुनते ही अधिराज जैसे अपने होश में आया हो और वह आरू के होठों को देखता है जिस पर खून के निशान थे। ये देख वह आरू के आंसू भरी आंखों को चूम उसके गाल पर हाथ रख बोलता है, आरू आई नीड योर राइट नाउ। ये बात सुनते ही आरू उसे हकलाते हुए देखने लगती है और वह घबराते हुए बोली, नहीं डेविल मुझे अभी भी पेन है।
अधिराज उसके करीब आ उसकी आंखों में देखते हुए बोल, प्लीज जान। उसकी यह बातें सुनते ही आरू कुछ कह नहीं पाती है। उसे मन ही मन डर लग रहा था क्योंकि वह जानती थी बिस्तर पर अधिराज कितना वाइल्ड हो जाता था। तभी आरू को घबराते देख अधिराज प्यार से बोलता है, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट न करूं। आरू अपनी नजरें झुका लेती है तो अधिराज उसके आंखों के झुके हुए से हामी समझ वह उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाता है। आरू ने इस समय टी शर्ट और फुल लोअर पहना था। अधिराज आरू को बिस्तर पर लेटा देता है। आरू कुछ सोच पाती तब तक अधिराज उसके ऊपर झुककर उसे फिर से किस करने लगता है। आरू को तो समझ नहीं आ रहा था अधिराज को हुआ क्या है, पर वह अधिराज के प्यार को महसूस करना चाहती थी, इसलिए उसने भी अपने हाथ अधिराज के बालों में फंसा दिए। आरू का साथ पाते ही अधिराज और भी पैसने तरीके से किस करने लगता है और आरू उस किस में अधिराज का साथ देने लगती है। तभी अधिराज रुकता है जिससे आरू गहरी गहरी सांस ले वह अपनी आंखें खोल अधिराज को देखती है तो अधिराज उसे ही देख रहा था। अधिराज आरू को एकटक देख रहा था जैसे उसे आंखों में समाना चाहता था। तभी आरू देखती है अधिराज अपने कपड़े को रिमूव कर रहा था। ये देख आरू तुरंत अपना चेहरा तकिया में छुपा लेती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अधिराज आरू के बालों को जो उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे उसे हटा वह उसकी टी शर्ट खींच गर्दन किस करने लगता है। आरू के हाथ बेडशीट पर कस जाते हैं। धीरे धीरे वह किस हार्ड होती चली जाती है। अधिराज आरू को खुद के सामने कर वह उसके नेक पर किस करने लगता है। कभी नेक पर तो कभी गालों पर तो कभी कॉलर बोन पर धीरे धीरे पर काफी हार्ड किस करने लगता है। उसके बाद वह उसकी टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। आरू के हाथों में हाथ फंसा उसके सीने पर किस करने लगता है। आरू खुद को उस मदहोशी में मदहोश होने से रोक नहीं पाती और उसके हाथ अधिराज की बॉडी पर नाखून धंसाने लगते हैं। आरू के पूरे कपड़े को रिमूव कर दोनों के ऊपर ही एक कंबल डाल देता है। अधिराज आरू को अपने प्यार के रंग में रखते चला जाता है। न जाने कितने देर तक आरू की बॉडी को अपने होठों से सिर्फ किस करता रहा, जिसकी वजह से आरू की बॉडी पर हर जगह स्वेटिंग सी आ गई थी, क्योंकि हर जगह सिर्फ बाइट कर रहा था। आरू को दर्द के साथ साथ सुकून सा लग रहा था। कुछ समय बाद आरू को मुख से चीख निकल जाती है, आह। दर्द से वह अपनी आंखों को मींच लेती है। उसकी मुंह से दर्द भरी आवाज सुन अधिराज उसके होठों पर अपनी होठ रख देता है जिससे दर्द उसके मुंह के अंदर ही रहने देता है। उसके बाद उस कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज रह जाती है। इस बार अधिराज ने आरू को रात को न जाने कितनी बार परेशान किया था। आरू थककर अपनी आंखें बंद कर सो चुकी थी। अधिराज उसके ही बगल में शर्टलेस बैठा हुआ था और उसके मुंह में सिगरेट थी और उसका सर बैग के सिर से लगा था। वो एक नजर आरू को देखता है जो कंबल और सुकून से सोई हुई थी। अधिराज सिगरेट को फेंकता है और शरीर को अपनी बाहों में समेट सो जाता है। अगली सुबह जब आरू की नींद खुलती है तो अधिराज उसके बगल में नहीं था। वह अपनी आंखें खोलती है और उठती है तो उसके दर्द पिछले रात के बॉडी पर बाइट की गवाही दे रहा था। वहाँ तकिया को अपने ऊपर रख हाथ सर से दो आंखें बंद कर देती है और मन सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप कुछ परेशान से थे। फिर गहरी सांस लेती है। उठने को होती है तो उसको भी दर्द होता है तो वह अधिराज को लगभग गाली देते हुए बोलती है, ठरकी, जल्लाद, हैवान। ये बोलते हुए वह उठते हुए बोलती है, अब पूरे 1 महीना तक मैं आपको खुद के पास भी आने दूंगी। यह बोलते ही उसकी आंखों में आंसू हो जाता है। एपिसोड 144। देवर को अपनी भाभी का पैर छूना चाहिए। आरू की कुकिंग। अब आगे। वॉशरूम से आने के बाद आरू तैयार होकर बाहर आती है। उसे देख सभी उसे ही देखे जा रहे थे। आरू ने इस समय फुल लेंथ सूट पहना हुआ था। ये देख तो लगभग सभी की आंखें ही बाहर आने को थी और ऊपर से जो हमेशा अपने बालों का रफ जुड़ा बनाती थी उसने आज अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जो उसके कमर तक आ रहे थे और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत सी लग रही थी और उसके गले का वह चैन वो तो उसके गोरी गर्दन पर खिल रहा था। वह नीचे जाती है और सीधे किचन में चली जाती है। ये देख तो सभी को दूसरा झटका लगता है। हालांकि सभी नॉर्मल रहते हैं क्योंकि आमतौर पर वह किचन में तो चली ही जाया करती थी, पर जब वह देखते है कि पूजा बाहर आ रही है, ये देख दादी बोलती है, क्या हुआ पूजा, 1 घंटे में सभी लोगों को नाश्ता करना है, तुम बाहर चली आई। ये सुन पूजा अपने साथ लाए सभी को चाय देकर खुद बैठते हुए बोलती है, माँ आपकी बड़ी पोता बहुरानी ने हमें बाहर निकाला है। ये कहकर कि चाची आप जाकर आराम करिए, आपकी बहू किस दिन काम आएगी। ये सुन सभी हंस देते हैं। हालांकि किसी को समझ नहीं आता कि आरू क्या ही बनाएगी, पर फिर भी प्रीता थी उसके साथ, इस बात की सभी को संतुष्टि थी। वही प्रीता आरू को ही देख रही थी। तभी आरू कुछ सोचते हुए देख बोलती है, चल बता जल्दी जल्दी अपने मुंह से, तेरे उस राक्षस भाई को क्या पसंद है। और साथ में सभी लोगों की एक एक पसंद। ये सुनकर प्रीता आंखें बड़ी कर बोलती है, मैडम अपने ऊपर से खाने बनाने का भूत उतारिए। वो क्या है ना, एक एक सभी का डिश बनाने लगोगी ना तो शाम हो जाएगा। ये सुन आरू कुछ सोचते हुए बोली, बात तो तूने सही कहा। फिर ये सुन प्रीता बोलती है, वैसे आलू का पराठा भाई को भी पसंद है, बाकी हर किसी को। ये सुन आरू का तो जैसे मुंह बन जाता है और बोलती है, वैसे आलू पराठा इतना ऑयली तुझे नहीं लगता, यदि सभी लोग ऑयली खाना खाएंगे तो सभी की फिटनेस खराब हो जाएगी। ये सुन प्रीता थोड़ा उसके पास आती है और उसकी माथे को छू बोलती है, तू भान खाकर आई है क्या सुबह सुबह, क्या अनाप शनाप बके जा रही है। ये सुन आरू उससे दूर होते हुए बोलती है, बेवकूफ, मैं ये बोल रही हूँ इन सभी के साथ मैं इतना ऑयली खाना खाऊंगी तो मेरे फिगर का क्या होगा।
ये सुन प्रीता उसे घूरते हुए बोलती है, मैडम छोले भटूरे में क्या कम तेल पड़े होते हैं जिससे तू ठुस ठुस कर खाती है। ये सुन आरू उसे इग्नोर कर बोलती है, चल बता अच्छा आलू का पराठा में क्या क्या होता है। प्रीता भी ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझती है क्योंकि इससे बहस करना मतलब अपना सिर दीवार पर मारना और सभी को 1 घंटे में लगभग खाना चाहिए था। ये सुन वह आरू को आलू धोकर कुकर में चढ़ा देने को बोली। ये सुनते ही आरू आलू धोकर कुकर में डाल उसको गैस पर रख देती है। ये देख प्रीता सर पर हाथ मारते हुए गैस से कुकर उतार और उसे खोलकर उसमें पानी डालती है, उसके बाद रखती है। ये देख आरू दांत दिखा देती है। उसके बाद जैसे जैसे प्रीता उसे बताती है आरू भी वैसे वैसे वह कोशिश करती गई। प्रीता को अच्छा लग रहा था कि आरू सच में कोशिश कर रही थी, नहीं तो अक्सर वह आरू की हरकत पर उसे भगा दिया करती थी। तभी प्रीता की नजर आरू की गर्दन पर पड़ती है। प्रीता को खुद को देखते देख वह बोलती है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्या देख रही है। प्रीता आगे बढ़कर उसके बालों को हटा उसके कपड़ों को थोड़ा खींचती है और आरू की गर्दन और बॉडी पर जहाँ तक उसकी नजर गई लगभग हर जगह वह देख सकती। ये देख आरू एक पल के लिए सकपका जाती है। ये देख प्रीता उसे देखकर बोलती है, आरू ये सब क्या है। ये सुन आरू अपने बालों को आगे कर बोली, कुछ नहीं, ये कह वह हरी धनिया को काटने लगती है। प्रीता उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोलती है, आरू सच सच बताओ इतनी गहरी निशान तू ठीक तो है ना। ये सुन आरू चिढ़कर बोली, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। ये बोल फिर से अपना काम करने लगती है। तभी प्रीता उसे खुद की तरफ खींचते हुए बोलती है, तेरी ननंद होने से पहले मैं तेरी फ्रेंड हूँ, सच सच बताओ क्या भाई तेरे साथ जबरदस्ती किए है। प्रीता इतना ही कहती है। आरू उसे घूर कर देखती है तो प्रीता चुप हो जाती है। तो आरू बोलती है, तू गलत समझ रही है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये तो मेरे प्यार। वह इतना ही कहकर चुप हो जाती है। प्रीता जैसे ही आरू का चेहरा देखती है जो पूरी तरह से ब्लश कर रही थी, ये देख प्रीता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो उसे देखती रहती है और बोली, यानी तुझे भाई से प्यार हो गया है फाइनली। यह सुन आरू शर्मा कर हाँ में सिर हिला देती है और बोलती है, और ये उसी प्यार की निशानी है, ठीक है ज्यादा मत सोचिए, बोल। वो धनिया को दिखाते हुए बोलती है, इसका क्या करना है। ये सुन प्रीता मिक्सी में टमाटर लहसुन मिर्च डालते हुए बोलती है, इसको ग्राइंड कर दे। ये सुन आरू ग्राइंड करने लगती है। वही प्रीता आरू को ही देखे जा रही थी जो ब्लश कर रही थी। आयधिराज की पसंद का पूछना और जिम्मेदार तरीके से काम करना उसे अच्छा भी लग रहा था, पर फिर कुछ सोच वह आरू से बोलती है, आरू सुनना। ये सुन आरू मुस्कुरा कर उसे देखती है तो प्रीता पूछती है, क्या ये बोल रुक जाती है। फिर कुछ सोच बोली, नहीं कुछ नहीं, चल आलू को छीलकर मैश कर दे। ये सुन आरू वो करने लगती है। प्रीता मन में, क्या भाई अपनी लाइफ में आलू के साथ सब आलू बन रहे हो या फिर औरों की तरह उसके साथ भी। नहीं नहीं, शायद नहीं, कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। कुछ देर के बाद प्रीता और आरू खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ पर बैठने लगते हैं। राधिका जी भी वहाँ पर आती है। तभी राधिका की नजर आरू के ऊपर पड़ती है तो एक पल के लिए आरू को देखते ही रह जाती है। शादी के बाद आरू को इस रूप में देखना अच्छा भी लग रहा था और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी। वही प्रियांशु चेयर खींचकर जैसे ही बैठता है तभी उसकी थाली में पराठे रखे जाते हैं। प्रियांशु पराठे देख खुशी से घुम बोलता है, थैंक यू मोटी। वह इतना ही बोलता है तभी जोर से चिल्लाकर उठकर खड़ा हो जाता है। ये देख सभी उसे देखने लगते हैं और उसे घूरने लगती है। तभी प्रियांशु बोलता, ये भूतनी कौन है। ये सुनते ही आरू कुछ बोलती तभी आदित्य अपने कमरे से बाहर आते हुए बोलता है, ओवर एक्टिंग करना बंद कर। यह कह वह जैसे ही प्रियांशु की नजरों का पीछा करता है तो वह भी बोलता है, ये कौन है। ये सुन आरू चिढ़कर बोलती है, आप सभी लोग पागल जैसे हरकत करना बंद करो। ये सुनते ही शिल्पा कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह बोलती है, अब तुम इतनी जल्दी सती सावित्री बन जाओगी तो झटका तो सभी को लगेगा ही ना। ये सुनकर आरू उन्हें घूरती है और बोली, कोई अजूबा नहीं है, कितनी बार पहन चुकी हूँ, वह क्या है ना आपके बेटों की ही आंखें खराब हो चली है। ये सुनते ही शिल्पा कुछ कहने को होती है तभी प्रीता बीच में बोलती है, दादी माँ आज का खाना आरू ने बनाया है। हाँ ये बात अलग है कि उसे अच्छे से भरने नहीं आता था, बाकी सारा काम उसी ने किया है। दादी ये सुन तो बड़ी खुश हो जाती हैं। सभी लोग बैठे रहते हैं, खाना अभी कोई शुरू नहीं करता। ये बात लगभग सभी लोग जानते हैं कि क्यों। वही शिल्पा ये देख बोलती है, माँ आपको क्या लगता है एक दिन वहाँ गया तो क्या हर रोज आएगा। ये वह कहती ही है कि तभी वहाँ पर अधिराज अपनी कुर्सी को खींचकर बैठता है। ये देख तो शिल्पा का मुंह देखने लायक था। आरू अधिराज की थाली सीधी कर उसकी थाली में पराठे रखने लगती है। अधिराज अपनी नजर आरू के ऊपर डालता है जो अपना सिर नीचे किए खाना परोस रही थी, जिसकी वजह से उसके बाल उसके कंधे से आगे लटके हुए थे उसके चेहरे पर आ रहे थे। वही अधिराज आरू को ही एकटक देख रहा था। तभी पीछे से एक मर्दाना आवाज आती है, क्या बात है भाभी जी, क्या सिर्फ अपने पति को ही खाना परोसेंगी या हमें भी मिलेगा। आरू उस आवाज की तरफ अपना सर घुमा कर देखती है तो वहाँ पर करीब अधिराज की उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे को देखकर ही एक बैड फीलिंग सीधे आ रही थी कि वह किस टाइप का इंसान होगा। तभी शिल्पा भी उसके बाद में हामी भरते हुए बोली, हाँ दो भाई, अब घर की बहुरानी के हाथ का खाना मिल रहा है तो ऐसा नसीब तो हर किसी को होना चाहिए। वही वह इंसान आरू को ही देख मन ही मन बोलता है, अनबिलीवेबल। वही अधिराज उसे इंसान के आवाज से उसकी ओर देखता है तो आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी आरू उसकी तरफ जाने लगती है तो अधिराज उसका हाथ पकड़ लेता है तो आरू के कदम रुक जाते हैं।
अधिराज आरू की तरफ देखकर बोलता है, तुम घर की नौकरानी नहीं है जो किसी भी अरे गहरे को खाना खिलाती फिरो, चुपचाप अपना खाना खाओ, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। ये सुन आरू वहाँ बैठ जाती है। वही अधिराज उसका हाथ पकड़े रहता है। आरू अपना हाथ छुलाती है पर वह नहीं छोड़ता। ये देख हाथ चिपते हुए बोलती है, देवल मेरा हाथ छोड़ो, मैं खाना कैसे खाऊंगी। ये सुन विक्रम और वही अजीत की हंसी छूट जाती है तो अधिराज उन दोनों को घूरता है और फिर अपनी ही थाली में से आरू के मुंह में निवाला डाल देता है तो आरू चुपचाप खाना खाने लगती है। सभी अपना अपना खाना खाने लगते हैं। वही वह इंसान उन दोनों को ही देखे जा रहा था। तभी दादी बोलती है, वैसे नीरज तुम्हारा अचानक कल आना मैं पूछ नहीं पाई। ये सुन नीरज बोलता है, क्यों नानी मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। ये सुनते ही दादी बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है पर तुम्हारा यहाँ आना वहाँ पर मेरी बेटी अकेले होगी। ये सुन वह नीरज खुराना जो कि धीरेन्द्र की इकलौती बेटी थी। दादी की बात सुन अधिराज खाना अपना खाते हुए बोलता है, हो सकता है दादी की बुआ ने इस नकारे बेटे को फिर से घर से बाहर निकाल दिया हो, अब कोई कितना ही बर्दाश्त करेगा भले ही खुद का बेटा हो। ये सुन नीरज अधिराज को घूर कर बोलता है, नानी मैं सच में सीरियस होना चाहता हूँ। मुझे एहसास हो गया कि मुझे भी अब शायद कोई जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। नाना जी ने कहा था कि मैं राजावत कॉर्पोरेशन में काम कर सकता हूँ, तो अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। ये सुनते ही दादी बोलती है, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा कि तुम काम करना चाहते हो। ये सुन आदित्य बोलता है, भाई आपको नहीं लगता बहुत देर बाद आपको एहसास हुआ है। वह क्या है ना, अब तक तो आपके 2-4 बच्चे हो गए होते। सभी हंस देते हैं और नीरज उसे घूरता रह जाता है, या ये कहा जाए उसके सिवाय कुछ कर भी नहीं सकता था। दादी इधर उधर देखते हुए बोलते हैं, राधिका भैरव भी ना आया था यहाँ पर। ये सुनते ही श्रुति जो कब से चुपचाप बैठी थी उसके कान खड़े हो जाते हैं। तभी राधिका बोलती है, हाँ वो सुबह ही चला गया। ये सुन दादी बोलती है, इस लड़के को भी ना एक पैर कहीं दिखता ही नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। ये सुन राधिका बोलती है, अब मैं क्या किया। ये सुन दादी बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि इस उम्र में उसे शादी और बच्चे करना चाहिए, और कहाँ वो ड्यूटी निभा रहा है। ये सुन राधिका उठाते हुए बोलती है, मैंने उससे बहुत कहा पर अब वह मान ही नहीं रहा है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये सुन दादी बोलती है, रुको उसके लिए मैं कुछ सोचती हूँ। कुछ देर बाद सभी लोग उठकर चले जाते हैं। वही अधिराज बाहर वैभव की गाड़ी का हॉर्न बजता है तो अधिराज अपने हाथ पोंछते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। तभी नीरज उठकर उससे कुछ कहने को जाता है पर उसके पहले ही अधिराज वहाँ से निकल जाता है। ये देख नीरज के हाथों की मुठ्ठियां कस तभी नीरज आरू को ऊपर से नीचे तक देख मन ही मन बोलता है, उम्मीद नहीं थी कि तेरी शादी इस बला की खूबसूरती से होगी। खुद को अजीब नजरों से देखते हुए देख आरू नीरज को घूर कर देखती है और तिरछी मुस्कान से बोलती है, खूबसूरत हूँ ना। ये सुनते ही नीरज बोलता है, बहुत ज्यादा। ये सुनते ही आरू उसके पास आकर धीरे से बोलती है, हॉट एंड सेक्सी भी हूँ ना। ये सुनते ही नीरज अपने में ही खोया हुआ बोलता है, हद से ज्यादा। वही आदित्य और सभी उस तरफ देखने लगते हैं। तभी नीरज को कुछ होश आता है और वह उस लड़की को देखता है जो उसे बुरी तरह से फंसा दी थी। ये देखते ही वह कुछ कहता तभी आरू उसका कान पकड़कर खींचती है। ये होते ही अचानक नीरज के मुंह से आह निकल जाती है। अधिराज जो बाहर जा रहा था उसके भी कदम रुक जाते हैं। वही आरू कान मरोड़ते हुए बोलती है, भाभी माँ समान होती है तो भाभी को कभी भी हॉट एंड सेक्सी पर कमेंट मत करना, और दूसरी बात भाभीियों के पैर छुए जाते हैं, लगता है ये संस्कार सीखना भूल गए आप रेवत जी। यह बोलते हुए अपने पैर आगे कर बोलती है, पैर छुए मेरे। ये सुनते ही सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। वही वैभव भी जो अधिराज का इंतजार करते हुए अंदर आ चुका था। यह नजारा तो उसके लिए शॉकिंग था पर उसी के साथ उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह अधिराज को देखते हुए बोलता है, वाह क्या नजारा है ये देखने का, इस चिलगोजे को ऐसी स्थिति में देखने का। अधिराज की नजर उसके हाथों पर ही थी जिसके वजह से उसने नीरज को पकड़ा हुआ था। ये देख वैभव हकलाते हुए अधिराज से बोलता है, अधिराज ये नॉर्मल है। वही नीरज सभी की नजर अपने ऊपर देख वह एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, हाँ क्यों नहीं भाभी जी, आपके चरण को स्पर्श करने का मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए। ये कह वह जाकर झुककर वह आरू के पैरों पर अपने हाथ रख देता है और उसके पैरों को सहलाने लगता है। यह महसूस करते ही आरू उसे घूर कर देखती है। वही नीरज के चेहरे पर एक मुस्कान थी और बोलता है, तो इतना काफी है, या फिर यह बोलते हुए अपने हाथ उसके पैरों के अंदर ऊपर की तरफ ले जाता है। ये देख आरू अपने पैरों से ही उसके हाथ पर एक जोर से मारती है। लॉन्ग सूट होने की वजह से यह कोई देख नहीं पाता। वही नीरज के मुंह से चीख निकल जाती है। तभी आरू भी बोलती है, क्या हुआ आप इतना तेज क्यों चीखे। ये सुन नीरज घूरते हुए बोलता है, वैसे आशीर्वाद दूंगी आपको, सद्बुद्धि मिले आपको, कोई ऐसा हो जो आपके जिंदगी को सुधार कर रख दे। आरू कमरे में चली जाती है। वही अधिराज बाहर निकल जाता है। अधिराज पीछे गाड़ी में बैठ जाता है। तभी वैभव हंसते हुए बोलता है, कितनी फनी है ना आरू। ये सुन अधिराज उसे घूर कर बोलता है, ज्यादा ही नहीं फनी है तुम्हारी बहन। वैभव चुप हो जाता है। तभी अधिराज बोलता है, कॉलेज वाला काम कहाँ तक पहुँचा, सिलेक्शन हुआ। ये सुनते ही वैभव बोलता है, 2 दिन बाद हमारे यहाँ के सीनियर जाने वाले हैं और वहाँ पर सभी का इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। अधिराज अपनी घड़ी को देखते हुए बोलता है, हमारे कंपनी में अभी इस साल ही जितने लोग हायर किए गए हैं उन लोगों को इन सभी को ट्रेनिंग देने को बोलना, ताकि ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनकी भी प्रैक्टिस। एपिसोड 145। मेरा दिल इस मुझसे पर गया तो मैं क्या ही करूं।
कॉलेज में दोपहर हो चली थी और हमेशा की तरह सभी एकजुट बनाकर वही लॉन में बैठे हुए थे। वही सभी की नजर इस समय श्रुति के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। पिछले काफी देर से वह वैसे ही बैठी थी। ये देख सौम्या चिढ़कर बोलती है, श्रुति यदि तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है तो फिर हम जा रहे हैं। कब से गूंगी बनकर बैठी हो और हमें भी लेकर बैठी हूँ। अरे हुआ क्या है बताओगी तब तो। वही प्रियांशु अपने हाथ में पॉपकॉर्न का पैकेट लाकर एक एक पैकेट सभी की तरफ देखता है तो सभी खोलकर खाते हुए फिर से श्रुति को देखने लगते हैं। ये देख श्रुति चिढ़कर बोलती है, सौम्या तुम्हारी शादी हो गई है और आरू की शादी भी हो गई और इस प्रीता और सभी की एक न एक दिन हो जाएगी। पर तुम सभी को मेरा कुछ ख्याल है या नहीं। ये सुनते ही सभी अजीब नजर उसे देखते हैं तो श्रुति बोलती है, यार मेरे प्रेम की ऐसी की तैसी लगी है। साला बचपन से एक ही इंसान को चाहा है और वह भी ऐसे हटे कट्टे गधे को जो मेरी तरफ तो देखता ही नहीं। सारे के ऊपर जबरदस्ती चढ़ भी जाओ ना तो भी ऐसे दूर फेंकता है जैसे न जाने मैं ऐसा कौन सा रोग हूँ जो मेरे छुते ही इससे लग जाएगी। ये सुनते ही आरू बोलती है, ये तो गंभीर समस्या है पर तुझे मेरे नंदोई को चुनकर खोजना चाहिए था। ये सुन श्रुति दांत पीसते हुए बोली, प्यार जानबूझकर नहीं होता है, हो जाता है और मेरा दिल इस भैरव मुच्छिद पर गया तो मैं क्या ही करूं। ये सुनकर प्रीता बोलती है, तुझे नहीं लगता तू किसी सुगर डैडी को प्यार कर रही है। ये सुनते और घूरते हुए बोला, तुम ना अपनी जुबान बंद करो, कोई सुगर डैडी नहीं है। देखना भाई और आरू में भी तो उम्र का गैप है तो फिर मेरा उसका क्या। ये सुनते ही प्रियांशु बोलता है, पर बेवकूफ वह भाई से भी कुछ महीने बड़े है। ये सुनते ही श्रुति दांत पीसते हुए बोलती है, मुझे तुम सब में से किसी से बात नहीं करना। ये बोल अपना चेहरा घुमा लेती है। सभी एक दूसरे को देखते हैं, तभी उन्हें श्रुति की सिसकने की आवाज आती है। ये देख प्रीता उसे खींचते हुए बोली, हे बच्चा क्या हुआ, तू इतनी सी छोटी बात पर रो क्यों रही है। श्रुति की आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ जाते हैं। ये देख आरू उसके सामने आरू बोलती है, देख तू रो मत, तू क्या चाहती है, सब होगा और हम तेरे साथ हैं, हम करेंगे ना कुछ। ये सुन श्रुति आंसू पोंछते हुए बोलती है, तुझे पता है मुझे आज बहुत बुरा लगा। दादी ने कहा कि वो उसकी शादी करवाएंगी और तुझे तो पता है ना, अगर दादी ने कोई चीज ठान लिया है तो वो पक्का न जाने कितनी लड़कियां ढूंढेंगी और वह उन लोगों की बात को कभी नहीं टालेगा। किसी की भी नजर मुझ मासूम पर तो जाती ही नहीं है। ये बोल सिसकने लगती है। ये देखकर आरू उसके सिर पर मारते हुए बोली, बेवकूफ, जब शैतान जैसा इंसान को आरू काबू कर सकती है तो तू भी उस मुच्छर औलाद को संभाल काबू दोनों कर सकती है। ये सुन श्रुति झट से बोली, वह कैसे। तभी प्रियांशु बोलता है, सुन मेरे पास एक प्लान है। ये सुन सभी उसे देखते हैं तो श्रुति भी आंसू पोंछकर उसे देखती है तो प्रियांशु प्लान बताते हुए बोलता है, देख शादी के नियम के अनुसार मुझे जहाँ तक उम्मीद है दादी उसे यहीं पर रोकने वाली है। बस तू लग जा काम पर और उसके दिल में अपने प्यार की कुआं बना। जहाँ तक रही बात लड़कियों की तो लड़कियों वालों को तो हम देखेंगे ये क्या आंख मारता है। ये सुनते ही आरू उसके पीठ पर लगभग चढ़ जाती है जिससे प्रियांशु वही जमीन पर गिर जाता है और उसे एक मुक्का देते हुए बोलती है, हाय मेरी जान, तो कितना ज्यादा समझदार है। सासू मैया की आंखें खराब है जो तुझे नालायक समझती है। ये सुन सभी हंस देते हैं। वही बरखा की नजर वहाँ बैठे शिवम पर जाती है और वह बोलती है, तुम सब अपने में ही लगे रहोगे या जरा उसे भी देखोगे। सभी शिवम को देखते हैं जो बेचारा एक हाथ को चीन पर रखे किसी घायल आशिक की तरह लग रहा था। सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर पहुँच जाते हैं शिवम के पास। प्रियांशु शिवम की पीठ पर हाथ मारते हुए बोलता है, क्यों रे ऐसे क्यों बैठा है जैसे कि तेरी कोई कीमती खजाना चुरा कर ले गया हो। उसके मारने पर आता है और उसका हाथ हटाकर बोलता है, तुम सब हो कौन, दोस्त के नाम पर कलंक हो, मेरी जीवन यहाँ बर्बाद हो रही है और तुम सभी को मजाक सोच रहा है। ये सुनते ही सभी उसे घेरते हुए बैठ बोलते हैं, अब बात क्या है पहले ये तो बता। ये सुनते ही शिवम कुछ इशारा करता है। तभी सभी शिवम की नजरों को देखते हैं तो शिवम बताता है, आरू दोनों लड़कियों को देख रहे हो, उनमें से एक मेरे दिल की महबूबा है जिसे मैं कितने प्यार से बात करने गया था पर वह मुझे ऐसे अवॉइड करती है जैसे ना जाने मेरे शरीर से कैसे बदबू आ रही हो, और देखो उन छिछोरों के साथ कैसे खड़ी होकर हंस हंस कर बात कर रही है। तो अब तुम सब बताओ, मेरा खून न जले तो क्या ही जले। सब उस सामने मोनिका की गैंग थी और सभी उन दोनों लड़कियों को अपने चापलूसी उसी में लेकर इतने प्यार से बात कर रहे थे कि दोनों अपने में ही बात किए जा रहे थे। ये बोल आरू उठते हुए बोलती है, बस इतनी सी बात, तूने हमारा फंडा नहीं जाना, जो काम आसानी से नहीं उसे हम कैसे करते हैं। ये बोल आंख मार देती है। तभी शिवम भी खुश होकर खड़ा हो जाता है। तभी उधर जो मोनिका उन सभी के बारे में पूछ रही थी क्योंकि अयान उसे लड़की को देखकर बड़ा ही इम्प्रेस हुआ था और वह अपनी आदत अनुसार उसके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता था और उसकी जबरदस्ती पर मोनिका भी उससे बात कर रही थी। पर तभी अचानक उस चश्मिश लड़की की कंधे पर एक जोर से हाथ पड़ता है। वह घबरा कर देखती है तो बगल में एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की कोई और नहीं आरू थी। उसे देख सामने अयान और ऋषभ तो देखते ही रह जाते हैं। अब आरू खूबसूरती को भला तो कौन ही ना देखे, ऐसा नहीं देखने को मिलता है और सभी आरू अपने बिल्कुल बना बोलती है, क्यों रे छोरी, तुझे अपना भाव समझ नहीं आ रहा है क्या कि तू दूसरे के भाव को समझने की इतनी उत्सुक है। अरे देख मेरा छोरा, ये कह वह शिवम को सामने कर देती है जो सिर्फ उन दोनों को देख हाथ हिलाता है।
तभी आरू बोलती है, देख तेरे को पहली नजर में ही देखकर पूरा लड्डू हो गया है और तुझ पर कितने दिन से ट्राई कर रहा है और तू है कि भाव पर भाव खा ही जा रही है। अरे एक मौका दे, बात साफ कर, तुझे समझ आ जाएगा कि मेरा मुंडा कितना सयाना है। ये सुन उसके बगल में खड़ी लड़की हाथ बांधते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पर रिश्ता कर रही है? क्या जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं? ये सुन आरू अपने हाथ को स्टिच करते हुए बोलती है, रिश्ता नहीं, बस हम अपने दोस्त के महबूब को उससे मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही वह चश्मे वाली लड़की जिसका नाम गौरी था वह बोलती है, देखिए आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो बिल्कुल नहीं, हमने पता किया है, यहाँ पर रैगिंग सख्त मना है, सब तुम्हारा है। ये सुन आरू उसे खुद की तरफ कर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है, काबे पत्नी तो बड़ी सीधी शादी लग रही है, तुमको इसमें क्या ही पसंद आ गया? ये सुन शिवम तपाक से बोलता है, वह उसकी आंखें। ये सुनते ही आरू उसे लड़की को देखता है और उसके चश्मा निकाल उसकी आंखों को देखते हुए बोलती है, आंख तो बड़े ही खूबसूरत है, तो इस चश्मे में छुपाने की क्या जरूरत है? ये सुनते ही वो लड़की कुछ बोलती तभी आरू उसका हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए ले जाते हुए बोलती है, चलो हम तुम्हें अपने गैंग का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लेकिन वह उसे खींच कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ अधिराज अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने इस समय शिव बैठा था। वह शिव को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या पता चला तुम्हें? ये सुन शिव उसे देखता है और उसके सामने एक फाइल कर देता है। अधिराज उस फाइल का पन्ना पकड़ता है तो उसे पर एक लड़की का फोटो होता है। ये देख अधिराज उसे देखने लगता है। ये लड़की कोई और नहीं वही थी जो अभी मशीनों के बीच गिरी बिस्तर पर पड़ी थी। यह उसी की पूरी डिटेल थी। अधिराज हॉस्पिटल को पढ़ने जाता है और लास्ट में पढ़ते हुए वह शिव को देखते हुए बोलता है, यह क्या है इसमें जो वैसा कुछ नहीं है जो मुझे कुछ अजीब लगे। ये सोच शिव बोलता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं पता कर पाया, यही तो बात अजीब है। ये सुन अधिराज उसे देखते हुए बोलता है, लगता है तुम्हें अपने काम में मन नहीं लग रहा। ये सुन शिव कुछ बोलता तभी अचानक उसके रूम का दरवाजा खुलता है और प्रीतम अंदर आता है। प्रीतम को ऐसे गुस्से में देख अधिराज बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये सुन प्रीतम उसे देखते हुए बोलता है, अधिराज तुम्हें क्या जरूरत थी स्वरा को उसे इंसान उसके साथ जाने देने की? तुम्हें पता है स्वरा इस समय कहाँ है? ये सुन अधिराज बोलता है, हाँ पता है, स्वरा इस समय उस विराट के घर पर है। प्रीतम की आंखें बड़ी हो जाती है। एपिसोड 146 अधिराज ने ली आरू की क्लास लव मोमेंट। अब आगे अधिराज की यह कहने पर कि उसने जानबूझकर उसने स्वरा को जाने दिया। ये सुन प्रियांशु भड़क जाता है और वह वहाँ पर बैठते हुए गुस्से में मेज पर एक हाथ मारते हुए बोलता है, ये जानते हुए भी कि उसकी जान को खतरा है और तुमने उसे वहाँ जाने दिया क्योंकि अधिराज, और तुम उस विराट के साथ जाने दिए ये जानते हुए भी कि वह इंसान कैसा है। ये सुन अधिराज प्रीतम को देखते हुए बोलता है, प्रीतम शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम जिसके लिए इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो वह इंसान तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वह तुम्हें सिर्फ दोस्त के रूप में देखना चाहती है और वैसे भी उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। और रही बात उसे उस घर में उसके खतरे की, तो उसे वहाँ कोई खतरा नहीं है। मेरी राघदेव दीक्षित से बात हुई थी। राघदेव दीक्षित विराट के पिता थे और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं खुद उनके आगे खड़ा रहूंगा। ये सुन प्रीतम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अधिराज तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर स्वरा उसके पास रहेगी तो वह स्वरा को कभी नहीं आने देगा। ये सुनते ही अधिराज बोलता है, प्रीतम तुम्हें पता होना चाहिए कि वह आज नहीं तो कल यदि तुम स्वरा को अपने पास रख भी लेते हो तभी वह तुमसे छीन कर ले जाएगा, क्योंकि वह स्वरा के लिए कितना पागल है ये बात तुमको भी पता है। जब अपने भाई से शादी होने के बावजूद उसने स्वरा को चाहना नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या लगता है भाई के मर जाने के बाद क्या वह किसी और के पास उसे जाने देगा? ये सुन प्रीतम चुप हो जाता है। तभी अधिराज बोलता है, वैसे भी रूहान के लिए सिर्फ जिंदगी अकेली नहीं एक फैमिली इम्पोर्टेंट करती है जो कि उसके ऑलरेडी फैमिली है। यदि लोग उसे एक से एक कर वो प्यार देना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें अपनी लाइफ में उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ उस दोस्त होने के नाते उसे प्रोटेक्ट करो, ना कि किसी पागल आशिक की तरह पाने का। ये सुनते ही प्रीतम अधिराज की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ झुकते हुए बोलता है, तो ये बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है अधिराज? ये सुन अधिराज उसे देखता है तो प्रीतम आगे बोलता है, तुम भी यह बात मत भूलना कि तुम्हारी एक वाइफ है और उस इंसान के मिलने पर अपने वाइफ को धोखा देने की कोशिश भी मत करना। ये सुनते ही अधिराज के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। उन मुठ्ठियों को देखते हुए बोलता है, चाहे वह पास तुम्हारे लिए कितना भी मायने रखता हो। चलो लगी शर्त, मैं इस सच को कबूल करूंगा कि स्वरा मेरी कभी नहीं थी, पर तुम भी एक बात को कबूल करो कि तुम्हारी आज के लिए सिर्फ आरू मायने रखती है, ना कि कोई पास का कोई भी इंसान। अधिराज को गुस्से में देखते हुए देख प्रीतम बोलता है, गुस्सा आ रहा है ना? ऐसे ही मुझे भी गुस्सा आ रहा है। जब तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो तो पहले खुद के गिरेबान में देखना, उसके बाद दूसरे को सीख देना। ये बोल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शिव वही बैठकर अच्छे से एंटरटेन हो रहा था। ये देख अधिराज उसे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, निकलो यहाँ से और आज शाम तक मुझे उसके बारे में हर खबर चाहिए। एक बात कान खोल कर सुन लो, नहीं तो अपनी बची हुई जिंदगी को जहनुम में जीना। ये सुनते ही उसकी आंखों में गुस्से देख शिव तुरंत वहाँ से उठकर बाहर निकल जाता है और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, लगता है पागल हो गया है। वही अधिराज अपने सिर पर हाथ रखते हुए आंख बंद कर लेता है तो उसके सामने आरू का चेहरा दिखाई देता है, उसके साथ बिताए हुए पल। अगले ही पल उसके सामने एक और लड़की का चेहरा आता है। वो लड़की जो दिखने में बला की खूबसूरत थी।
वो किचन में पास्ता बना रही थी और पास्ता बनाते हुए वह आवाज दे रही थी, राज अब उठ भी जाओ, देखो ना ये सब डिश गरम गरम ही अच्छी लगती है और अगर कि मेरा बना हुआ नाश्ता ठंडा हुआ ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। यह बोलते हुए वह पास्ता बनाई जा रही थी और आवाज दिए जा रही थी। तभी उस लड़की को अपने पीछे होने का एहसास होता है। वह कुछ बोलती तभी वह शख्स उसके कमर में हाथ डालते हुए उसके गर्दन पर अपने सर को रख बोलता है, प्रिंसेस आपको नहीं लगता आप मुझे पूरे फुल वीडियो वाली हुक्म चलाने लगी है। ये सुनते ही वह लड़की उसे देखते हुए बोलती है, अच्छा भूलिए मत, आपकी होने वाली बीवी हम ही होंगे और रही बात अच्छा हुआ कि आप टाइम पर आ गए, नहीं तो आज आपकी यह बेलन दिख रहा है ना। स्लैबस पर से उठाते हुए बोली, इसी से आपकी अच्छे से पिटाई करती। ये सुन अधिराज सिंह खींचते हुए बोला, तुम्हारा ये गुस्सा ना बहुत क्यूट लगता है मेरी जान। ये सुन वह लड़की अधिराज को खुद से दूर करते हुए बोली, रोमांस बाद में करना, पहले चलकर पास्ता खाए। अधिराज उसके पास आते ही बोलता है, अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद दिला दिया, पहले मुझे रोमांस करना है उसके बाद कोई नाश्ता करना है। और वह लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही गैस ऑफ कर राज उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ बढ़ जाता है। ये सब याद आते ही अधिराज अपनी आंखें खोल देता है। उसके चेहरे पर इस समय पसीने थे। वहाँ सामने रखे ग्लास का पानी अपने गले के नीचे से उतारता है और फिर अपने मोबाइल को ऑन कर एक पिक्चर पर ध्यान से देखने लगता है। वह कोई और नहीं आरू की फोटो थी। आरू को देखते हुए वह खुद से बोलता है, तुम मेरी जिंदगी में आई, अब तुम्हारे अलावा इस जिंदगी में कोई नहीं आएगा। पर आखिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, जिसे मैंने चाहा, जिसे मैं बेइंतहा प्यार किया, ये तो मैं जान कर ही रहूंगा। ये बोल अपना सर चेयर से टिका देता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में लंच हो चली थी, सभी लंच में बैठे हुए थे। उन सभी के बीच में दो लोग नए और थे जो कोई और नहीं, वो लड़की गौरी और उसके साथ उसकी दोस्त स्नेहा थी। दोनों ही चुपचाप बैठे हुए थे और सभी की हुई नजरें महसूस कर रहे थे। तभी आरू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तो फिर हम ये दोस्ती कबूल करें। ये सुनते ही वह लड़की डरकर आरू को देखती है। दरअसल वह दोनों खुद की मर्जी से नहीं, जबरदस्ती बैठाए गए थे। वही शिवम का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह तो मस्त से बैठे एकटक गौरी को ही देखे जा रहा था, जिससे वो लड़की अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये देख बरखा शिवम के सिर पर एक जोर से मारते हुए बोलती है, बेवकूफ उसे घुर क्या रहा है। अपने सिर पर मार पड़ते ही शिवम अपना सिर सहलाने लगता है तो उस लड़की की हंसी निकल जाती है और एक बार चारों तरफ सबको देखती है और फिर डरते हुए बोलती है, पर मुझे आप लोगों से डर लग रहा है। उसकी इतनी प्यारी सी आवाज सुन आरू उसकी बलाया लेते हुए बोलती है, हाय कितनी प्यारी आवाज है, तुम तो मुझसे भी क्यूट निकली। ये सुनते ही वह लड़की उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है, क्यूट, और आप पर यह बात वह अपने मन में ही बोलती है क्योंकि आरू ने उसे न जाने कब से डरा रखा था और वह ये बोल रही थी कि वह क्यूट है। पर इन सभी से उसे कोई भी बुरी वाइब्स नहीं आती, इसलिए वह भी दोस्ती के लिए हामी भर देती है। पर फिर क्या था, सभी दोस्ती के नाम अपने पार्टी करने लगते हैं। इतना शोर देख उधर से गुजर रहा प्रिंसिपल सर यानी कि विराज जब ये देखते हैं तो वह वहाँ पर आते हुए बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। ये सुनते ही सभी अलर्ट हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर प्रिंसिपल को काफी स्ट्रिक्ट जानते थे। वह दोनों भी अच्छे से बैठ जाती है। तभी आलू उठती है और अपने हाथ में पकड़ी जलेबी को लेकर जाते हुए बोलती है, सर हमारी गैंग ने प्रोग्रेस किया, 2 दोस्त और शामिल हो गए हैं, बस उसी की खुशी मनाई जा रही है। ये कह आरू उनके मुंह में जलेबी डालते हुए बोलती है, तो लीजिए मुंह मीठा करिए। ये देख स्नेहा और गौरी दोनों मुंह फाड़े देख रही थी। आरू को विराट सर कुछ बोलते तभी आरू उनके गाल पर एक पप्पी देते हुए बोलती है, वैसे आज आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है यहाँ पर आकर हैंडसम बने हैं या घर से ही हैंडसम लग रहे हैं। इससे ज्यादा आरू कुछ बोलती कि विराज उसे घूरते हुए वहाँ से निकलना बेहतर समझता है, क्योंकि इससे ज्यादा वह इस लड़की से अपनी इज्जत का कबाड़ा नहीं करवा सकते थे। उनके जाते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी स्नेहा बोलती है, आप सभी आप सर के साथ ऐसे हो तो। ये सुनते ही सौम्या बोलती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दरअसल ये उसके फूफा जी है। ये सुन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। राजावत कॉर्पोरेशन में 2 बज चुके थे और एक इंटरव्यू के लिए वहीं पर काव्या आई हुई थी। काव्या प्रियांशु के जबरदस्ती कहने पर गई हुई थी। प्रियांशु ने ही कहा था कि वह जाकर एक बार वहाँ पर इंटरव्यू ले। उसने इस मामले में बात की थी। वही वैभव भी इस समय अपने केबिन में था। तभी उसे फोन जाता है, हेलो सर। वैभव, हाँ रिसेप्शनिस्ट सर, कोई लड़की इंटरव्यू के लिए आई है। ये सुनते ही वैभव को याद आता है और वह बोलता है, हाँ भेजो। तभी रिसेप्शनिस्ट फोन रख काव्या को जाने के लिए बोलती है। काव्या जाने लगती है तभी उसकी टक्कर किसी से होती है। उसका सामान गिर जाता है तो वह सॉरी सॉरी बोलते हुए आगे बढ़ जाती है, पर जिससे टक्कर हुई थी वो उसे ही देखे जा रहा था। तभी मैनेजर आते हुए बोला, चले आदित्य सर। आदित्य उस लड़की को फिर से एक बार देख जाते हुए देखता है, फिर अपना सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता है। वही काव्या केबिन का डोर खटखटाती है तो अंदर से कम इन की आवाज आता है। काव्या अंदर जाती है तो सर नीचे कर वैभव को साइन करते हुए देख वह बोलती है, हेलो सर। वैभव अपनी नजर उठाकर जैसे ही सामने लड़की को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, पर वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर बोलता है, बैठिए। वही काव्या भी वैभव को देखकर कुछ हिचकिचा सी रही थी। वो वैभव को अच्छे से जानती थी, वह बैठ जाती है। तभी वैभव बोलता है, तो काव्या बारे में मुझे मिस्टर छोटे राजावत ने रिकमेंड किया है।
ये सुन काव्या बोलती है, वो सर हमने नहीं, पर इसके आगे वो कुछ बोल पाती। तभी वैभव बोलता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन आपकी काबिलियत के ही दम पर होगा। ये कह वह उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जिसका काव्या बड़े ही सरल तरीके से जवाब दिए जा रही थी। पर इस बात से अनजान केबिन के खुले हुए भाव से कब से आदित्य देखे जा रहा था, जिस पर नजर वैभव की भी पड़ जाती है। सब कुछ के बाद वैभव फॉर्मेलिटी निभाते हुए बोलता है, आप अपने घर जाए, आपके बारे में बस हमें बिग बॉस से बात करनी होगी, बाकी हम आपके पर ईमेल चला जाएगा। ये सुन काव्या वहाँ से उठती है तो वैभव बोलता है, काव्या। काव्या रुककर पीछे घूमते हुए देखती है तो वैभव बोलता है, तुम आरू के साथ मेरी शादी में आई थी ना। ये सुन काव्या हमने सिर हिलाती है। तभी वैभव बोलता है, तुम सभी को कैसे जानती हो। ये सुन काव्या बोलती है, वह मैं कॉलेज में वहाँ पर डांस टीचर थी तो उन सभी ने मुझे बुलाया था। वह बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछता, कुछ सोचकर उसे जाने को कह देता है। और काव्या जैसे ही बाहर निकलती है आदित्य साइड में हो जाता है। काव्या चली जाती है। तभी वैभव बोलता है, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। ये सुनते ही आदित्य तुरंत अंदर आता है तो वैभव उसे देख बोलता है, क्या हुआ, झटका लगा। ये सुन आदित्य चेयर पर बैठकर कुछ सोचते हुए बोला, कितने साल बाद ये यहाँ पर। ये सुनते ही वैभव बोला, क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति। ये सुन आदित्य बोलता है, मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। तभी वैभव बोलता है, उसे देखकर लगता है कि वह अपने पास से उबर चुकी है और इसलिए तुम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। ये सुन आदित्य बस उसे घूरता रह जाता है और वैभव उसे देख सिर नीचे कर मुस्कुरा कर अपना काम करने लगता है। वही लगभग शाम हो चली थी। सभी डिनर कर रहे थे। अक्सर अधिराज लेट में ही रात को आता था और डिनर का समय 9 बजे तक ही था। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। वही आरू भी सभी के साथ स्टडी करने के लिए एक साथ बैठ जाती है। हालांकि उसे स्टडी नहीं करना पसंद था, पर सभी को दिखाने के लिए वह भी पढ़ने जाती थी और उसे भी इस इंटर्नशिप के लिए राजावत कॉर्पोरेशन में जाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी ही थी। शाम हो जाती है तभी पूजा कमरे में आती है और सभी को एक एक गिलास दूध देते हुए बोलती है, आरू बेटा, अधिराज आ गए हैं। ये सुनते ही आरू बोलती है, तो ये सुन चाची बोलती है, तो क्या उन्होंने अपनी प्यारी सी वाइफ के बारे में पूछा है तो जाए। ये सुनते ही सभी चुपचाप दूध में मुंह लगाए थे। आरू वह धीरे से अपनी कॉफी लेकर उठकर बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सभी जोर से हंसते हैं। उनके हंसने की आवाज बाहर जा रही थी। दरअसल आरू कर रही थी और यदि उसके सामने वह सभी हंस देते हैं तो पक्का सभी को आरू की मार पड़ती है, क्योंकि आरू अपने शर्माहट को छुपाने के लिए कुछ ऐसा ही करती। आरू जब अपने कमरे में जाती है तो अधिराज को वॉशरूम से बाहर आते हुए देखती है। ये देख आरू अंदर आते हुए खाना लाने को बोलती है तो अधिराज बोलता है कि उसने खाना खाकर आया है। ये सुनकर आरू जाने को होती है। वही अधिराज बोलता है, कहाँ जा रही हो। यह आरू है, वह मुझे स्टडी करना है। ये सुन अधिराज अंदर आने को बोलता है तो आरू अंदर आ जाती है और जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। अधिराज अपने बालों को हेयर ड्रायर से शीशे में देख सुखाने लगता है। शीशे से उसकी नजर आरू पर ही थी, जो अपनी कॉपी को लेकर पढ़ी जा रही थी। कुछ देर बाद अधिराज बिस्तर पर जाकर बैठता है तो आरू भी अपना चेहरा बुक में छुपाने लगती है। आरू की यह हरकत देख अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अधिराज उसका हाथ पकड़ खुद के करीब खींच लेता है, जिससे आरू लगभग उसके ऊपर गिर जाती है। आरू उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करिए। अधिराज उसे अपने गोद में अच्छे से एडजस्ट करते हुए बोलता है, आपकी पढ़ाई कितनी है वह मुझे अच्छे से पता है, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी बीवी जो दिन भर कॉलेज में गुंडागर्दी करती है वो पढ़ाई में कैसी है। ये सुन आरू हैरानी से अधिराज को देखने लगती है तो अधिराज सामने रखी एक बुक को उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है। ये देख तो आरू की हालत खराब हो जाती है और वो बोलती है, वो मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है। ये बोल बिस्तर में खिसकने को होती है। ये देख आरू उसको कमर से पकड़ लेता है। ये देख तो आरू का मुंह रोने जैसा हो जाता है। वहाँ रखी कुछ कॉपी को चेक करते हुए बोलता है, जी के, और यह क्यों। ये सुन आरू उसे देखती है, फिर मुंह बनाते हुए बोलती है, हमारे कॉलेज में राजावत कॉर्पोरेशन की इंटरव्यू होने वाली है, बस उसी की तैयारी। ये सुनते ही अधिराज को हंसी आ जाती है। ये देख आरू उसे चीखते हुए बोली, आप हंस क्यों रहे हो। ये सुन अधिराज बोलता है, तो तुम राजावत कॉर्पोरेशन की 1 महीने की इंटर्नशिप की तैयारी कर रही हो। आरू, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम वहाँ पर किस चीज की इंटर्न करना चाहती हो। ये सुन तो आरू को जैसे अपनी बेइज्जती होते हुए महसूस हो रही थी। वो हकलाने लगती है। वही अधिराज बोलता है, और तुम्हें ये किस तरह ने कह दिया कि वहाँ पर यह जीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा झील कौन सा है। ओ माय गॉड। ये कह वह हंसने लगता है। आरू अधिराज के सीने पर मारते हुए बोलती है, डेविल पर इंटरव्यू में यही होता है ना। ये सुन अधिराज हंसते हुए बोलता है, तुम बिजनेस की बात कर रही हो, यहाँ ना कि कोई टीचर बनना है, बेवकूफ। ये बोल उसकी कॉपी को दूर करता है और उसे देखते हुए बोलता है, वहाँ पर जाने के लिए तुम्हारी एबिलिटी चेक की जाएगी, उसके बाद तुम्हें इंटर्न करने का मौका मिलेगा। वैसे एक बात पूछूं। ये बोल वह थोड़ी और अच्छे से खिसक अधिराज के गर्दन में हाथ डालती है। ये देख अधिराज की आईब्रो उठ जाती है। तभी आरू उसकी गाल पर एक किस करते हुए बोलती है, वैसे आप वहाँ के CEO हो तो आपको तो पता ही होगा कि वहाँ पर क्या पूछा जाता है।
तो क्यों ना आप मुझे बता दे और फिर मैं पास हो जाऊंगी। यह सुन अधिराज उसे कमर से पकड़ खुद के करीब खींचते हुए बोलता है, ये तो हमारे नियम के खिलाफ है, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुन आरू बेचारा सा शक बना कर प्लीज ये सुन अधिराज जिसकी प्यारी से चेहरे को देखकर बोलता है, ठीक है फिर मेरी शर्त है। ये सुन आरू झट से बोलती है, मैं हर शर्त मानने को स्वीकार हूँ। ये सुन अधिराज बोलता है, पहले सुन तो लो, ये कह वह उसके कान में कुछ बोलता है। ये सुन आरू की आंखें बड़ी हो जाती है और शर्म से सिर नीचे कर लेती है और बोली, नहीं मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। सुनते ही अधिराज उसके बालों को उसके पीठ से हटाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं वह मैं खुद कर लूंगा। ये कह वह उसकी शर्ट को उसके कंधे से नीचे कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। अधिराज के ऐसा करने से आरू अपनी आंखें बंद कर लेती है। अधिराज अपने होंठ कभी उसकी गर्दन पर तो कभी उसकी कान के इर्द गिर्द को फिरा था, जिससे अधिराज के हाथ जिसने उसके पेट पर रखे थे उस पर कसते चले जाते हैं। अधिराज आरू को वैसे ही गोद में ले जाता है और वह उसकी गर्दन को चूमने लगता है। कुछ देर बाद वह आरू की शर्ट को निकाल कर साइड पे खुद के शर्ट के बटन खोल अपने शर्ट को रिमूव कर देता है और उसके हाथों में अपने हाथ पर उसे बेहद बेहद किस पैसनेट होकर किस करने लगता है। पर अधिराज को कुछ ही देर बाद फील होता है कि आरू गहरी गहरी सांस ले रही है। जब आंखें खोलकर देखता है तो आरू नींद में जा चुकी थी। ये देख अधिराज अपना सर उसके सर से लगाकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। उसके माथे को चूम उसे देखने लगता है और उसे देख बोला, आरू मैं तुम्हें कभी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी, सिचुएशन चाहे जो भी हो पर तुम्हें सिर्फ मेरे पास रहना है। ये बोल उसे अपनी बाहों में जकड़ आंखें बंद कर लेता है। एपिसोड 147। उसी लड़की की वजह से आप कितने साल जेल में रहे। अब आगे। अगली सुबह प्रीता के कमरे में प्रीता की नींद फोन की घंटी की आवाज से उठती है, जो उसके बगल में न जाने कब से बज रही थी और तब से प्रीता उसे साइलेंट पर कर बंद हो जाती है। पर वाइब्रेशन की भी आवाज उसकी नींद को डिस्टर्ब कर रही थी। वह अपनी आंखें खोलती है और सामने ऊपर सीलिंग को देखने लगती है। फिर एक गहरी सांस लेकर फिर से वाइब्रेट हो रही मोबाइल को देखते हुए उसकी आंखें छोटी और गुस्से से लाल हो जाती है। ये वही नंबर है जो पिछले 2 दिन से उसे डिस्टर्ब कर रही है। किसका कॉल है यह उसे नहीं पता, पर वह जब भी फोन उठाए उधर से कोई आवाज नहीं आया। वह गुस्से में उस नंबर को ब्लॉक कर देती, पर फिर से किसी अननोन नंबर से कॉल आता तो उसने उठाना ही छोड़ दिया और अब तो हद हो गई, पूरे 120 कॉल ये देखकर तो अब उसकी गुस्से की सीमा पार हो जाती है। इसलिए वह फोन उठाती है और बिना सामने वाले की बात सुने सिर्फ गुस्से में बोलते गई, कमीना इंसान, पागल आदमी, कचरे के कीड़े, गली में घूम रहे उस पागल कुत्ते ने तुम्हें काट लिया है क्या, जो तुम्हारी आवाज छीन गई है। अरे एक बार नहीं समझ आती, जब नहीं बात करना तो साले फोन क्यों कर रहा है मुझको। फोन रख, नहीं तो इस फोन में घुसकर तुम्हारी ऐसी की तैसी करूंगी। ये बोलते हुए प्रीता मोबाइल को घुरे जा रही थी। उसने जितनी भी आरू की संगति में उसकी गालियां सीखी थी आज उसने सारी प्रैक्टिस कर डाली थी इस इंसान पर। तभी उधर से एक गहरी और भारी आवाज आती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये गाली देने से पहले सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इतनी भारी और कड़क आवाज में एक बार फिर प्रीता हिलती जाती है और हकलाते हुए बोलती है, कौन है। तभी उधर से आवाज आती है, यही डर मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर, पर लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है। कॉलेज के बाहर 3 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा और चुपचाप चली आना, नहीं तो पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी प्रीता गुस्से में, ओह हेलो गुमनाम इंसान, तुम्हें पता भी है तुम बात किससे कर रहे हो। सिर्फ एक कॉल घुमाऊंगी और तुम्हारी हड्डी पसली सब एक करूंगी। उधर जो कोई और नहीं विश्वास था अपने बिस्तर पर लेटा था, वह बोलता है, लगता है तुम चाहती हो कि तुम्हारी प्यारी सी बहन की अपने पति से तलाक हो जाए, इसीलिए तो मुझे ये सब कहने की हिम्मत कर रही हो। प्रीता जैसे ही यह सुनती है वैसे ही उसके बॉडी में एक सनसनी सी दौड़ जाती है और वह एकदम से चुप हो जाती है और वह बोलती है, आप। तभी उधर से विश्वा मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा लगा कि तुम्हें मैं याद हूँ, तो याद रखना 3 बजे ये बोल वह कॉल कट कर देता है। प्रीता वही कॉल कट होते ही प्रीता गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, मैं नहीं आऊंगी राक्षस, सुना तुमने। ये बोल सर पकड़ लेती है। फिर कुछ सोच बोली, क्या मुझे ये बात प्रियांशु और आरू को बतानी चाहिए। फिर खुद से ही मना करते हुए, नहीं वह इंसान कुछ भी कर सकता है, मुझे इस मैटर को खुद ही हैंडल करना होगा। ये सोचते हुए उठकर बाथरूम चली जाती है। वही सभी के हाल में एक साथ सुबह बैठे हुए थे। वही पूजा सभी को सुबह का चाय देती है। तभी दादी बोलती है, क्या बात है आज भी तुम बाहर आराम से चाय पी रही हो, ऐसे तो तुम भागा दौड़ी करती रहती थी। ये सुन पूजा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, क्योंकि अब घर के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अब अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं। दादी बोलती है, मतलब। ये सुनते ही पूजा मुस्कुराते हुए बोली, किचन में प्रीता, आरू यहाँ तक कि श्रुति भी, तीनों ही मिलकर खाना बना रही है। ये सुन दादी मुस्कुरा देती है। तभी अजीत जी बोलते हैं, कितनी जल्दी बड़े हो गए ना सभी। ये बात सुन वहाँ सभी लोग एग्री होते हैं। वही अधिराज सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है। तभी राधिका जो सोफे पर बैठकर अपनी चाय की चुस्की ले रही थी, वह उठते हुए बोलती है, अधिराज हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये बोल अपने कमरे में चली जाती है। वही अधिराज ये देख तिरछा मुस्कुरा देता है और उनके साथ चला जाता है। जैसी माँ वैसा बेटा। तभी विक्रम बोले, दोनों के दोनों हिटलर। आपको पता भी है हमेशा हिटलर गिरी दिखाती है। आरू ने सही नाम दिया है। ये सुन सभी मुस्कुरा देते हैं।
वही राधिका की स्टडी रूम में सोफे पर बैठी थी। अधिराज चुपचाप उनके सामने बैठा था और उन्हें देख ही रहा था। ये देख राधिका गहरी सांस लेते हुए बोली, अधिराज ये सब क्या चल रहा है कंपनी में? ये बोलते हुए अपने बगल में रखी लैपटॉप को अधिराज के सामने कर देती है। अधिराज एक नजर सामने चल रही लैपटॉप में देखता है और फिर राधिका की तरफ देखते हुए बोलता है, जब आपको सब पता ही है कि क्या चल रहा है तो फिर मैं किस चीज का एक्सप्लेनेशन दूं? ये सुन राधिका थोड़ी कड़क लहजे में बोलती है, बहुत मेहनत से कमाई हुई और बहुत कुछ खोकर मैंने इस नाम को कमाया है जिसे मिटाने की न जाने कितने लोगों ने कोशिश की। पर आज राजावत कॉर्पोरेशन के नए सीईओ के हाथ से लगातार 3 डील जाने की वजह से कितने स्पॉन्सर इसमें से अपना हाथ खींचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे साथ उनका नाम खराब हो रहा है। क्या इस बात का आपके पास जवाब है? ये सुनते अधिराज उन्हें देखते फिर बोलता है, इसका मतलब आपको लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है? ये सुन अधिराज को देखते हुए राधिका बोलती है, वजह चाहे जो भी हो पर यह सब कुछ आपके अंडर में आता है। आप इन सभी को जितनी जल्द से जल्द हो सके ठीक करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाहर किसी भी प्रकार का नाम बदनाम हो। ये सुनते ही अधिराज राधिका को देखते हुए बोलता है, कितनी अजीब बात है ना माँ, आपको इस परिवार के नाम की कितनी चिंता है और इसी नाम की चिंता में आपने मुझसे न जाने कितना कुछ छुपा के रखा। राधिका उसके बातों का इशारा समझ जाती है और उसे देख बोलती है, कुछ चीजों को छुपाना पड़ता है, क्योंकि अगर वह चीज सामने वाली को नुकसान पहुंचाए तो मुझे करना पड़ता है। ये सुन अधिराज उन्हें देखते हुए बोलता है, आपने मेरी शादी आरू से क्यों करवाई, ये जानते हुए भी कि वह इंसान जिंदा है? राधिका को अधिराज के इस सवाल की उम्मीद थी और उसे देख बोलती है, तुम्हारे सवाल नहीं तुम्हारी जवाब है। वह जिंदा है इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करवाई, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी आरू से हो। ये सुन अधिराज की आंखें डार्क हो जाती है और वह राधिका को देखते हुए बोलता है, और यह बात जानते हुए भी कि मैं उसे लड़की को कितना प्यार। तभी राधिका बीच में बोली, उसी लड़की की वजह से आप कितने साल जेल में रहे, जिंदगी बर्बाद हुई। ये सुन अधिराज गुस्से में उठता है और वहाँ से चला जाता है। राधिका उसे जाते हुए देख बोलती है, इसीलिए मैं आपको उस लड़की से दूर रखना चाहती थी। ना जाने जब वह लड़की होश में आएगी तो उसकी बातों की सच्चाई जानने के बाद आप क्या डिसीजन लेंगे। ये बोल गहरी सांस लेती है। वही ब्रेकफास्ट पर सभी लोग होते हैं। आरू नजरें घुमाती है तो प्रीता बोलती है, भाई चले गए। आरू मायूस हो जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ता कर अपने अपने ड्यूटी और सभी कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ एक पॉश इलाके में एक काफी खूबसूरत सा घर जिसके चारों तरफ गार्ड लगे थे। इस घर के कमरे में एक लड़की जो कोई और नहीं स्वरा थी चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर एक मेड उसे देख बोलती है, मैडम आपको लंच के लिए नीचे बुलाया गया है। ये सुन स्वरा गुस्से में बोलती है, जाकर कह दो मुझे कोई लंच नहीं करना। ये बोल वह अपना चेहरा घुमा लेती है। तभी उस कमरे में एक लड़की इंटर करती है और वह उस मेड को जाने का इशारा करती है और स्वरा के सामने खड़ी होकर उसे देख बोलती है, भाभी माँ। उसकी यह आवाज सुनते ही स्वरा ऊपर देखती है तो सामने खड़ी लड़की की नम आंखें देख स्वरा उसे देखने लगती है जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वह उसे पहचानती है वह उसे देख बोली, तान्या। ये नाम सुनते ही वह लड़की हाँ में सिर हिलाती है। वह लड़की जाकर स्वरा के गले लग जाती है। स्वरा उसकी पीठ पर हाथ रख देती है तो तान्या रोते हुए बोलती है, भाभी आप कहाँ थी, आप कहाँ चली गई थी? भाई के चले जाने के बाद आपने तो कभी मुझसे बात ही नहीं की, कितने साल हो गए। ये बोल वह रो देती है। स्वरा उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, रोते नहीं, वे तो हम गए नहीं थे, बस इस दुनिया में हम लोगों से छुप रहे थे कि कहीं कोई मुझे जीने देगा या नहीं। पर मुझे क्या पता था कि मुझे फिर से यही आना होगा। ये सुन तान्या उससे दूर होते हुए आंसू पोंछ बोलती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई जीने नहीं देगा? आपको पता है भाई के जाने के बाद हर किसी ने आपको खोजा और विराट भाई तो वह तो आपको खोजने के लिए न जाने कितने पागल हो चुके थे। विराट का नाम सुनते ही स्वरा के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। उसे याद आता है कैसे उसे जबरदस्ती उसने पिछले रात को यहाँ पर लाया था। तभी रोड पर एक कड़क आवाज आती है, अगर आप सभी लोगों की बात हो गई हो तो नीचे चले। वह क्या है ना, इस घर के लोगों को औरतों का इतना लेट आना बिल्कुल नहीं पसंद। स्वरा सामने देखती है तो एक उम्र दराज औरत जिसकी उम्र यही करीब 55 साल रही होगी वह खड़ी थी। उन्हें देख स्वरा उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, माता। ये सुनते ही वह औरत जिनका नाम रूपा विराट की माँ थी वह बोलती है, अगर आप हमको अपनी माँ से समझती तो अब तक आप इस तरह से हमारी बातों को इनकार नहीं करती। ये सुनते ही स्वरा बोलती है, ये सब जानते हुए माँ की इस घर के लोग मुझे पसंद नहीं करते और तो और अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार मुझे समझ मारने की सोचते हैं और आप उम्मीद करती है कि हम इस घर में लौट कर आए और अपनी मौत चुने। ये सुनते ही रूपा उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाते हुए बोलती है, कभी कभी सुनी सुनाई बातों पर बेटा यकीन नहीं करना चाहिए। ये बोलते हुए उसे नीचे डाइनिंग टेबल पर लाती है जहाँ इस समय 4 से 5 लोग और बैठे हुए थे। स्वरा को रूपा को बैठाते हुए बोलती है, देखिए इन सभी को, हाँ माना कुछ का चेहरा जैसा दिख रहा है वैसा अंदर है नहीं। ये बोलते हुए वहाँ बैठी एक औरत को देखती जो शायद उनकी जेठानी थी और फिर वह आगे बोलती है, ये सारा परिवार आपको पसंद करता है और आपका न जाने कितने साल से इंतजार कर रहा है। स्वरा सभी को देखती है तो सभी उसे ही देख रहे थे। सामने मिस्टर दीक्षित विराट के पिता बैठे हुए थे।
वो स्वरा को देखते हुए बोलते हैं, माना कि हम दुनिया की नजर में बुरे हैं, पर हम इतने भी बेरहम नहीं है बेटा कि हम अपने बेटे की प्यार को ही छीनना चाहे जिनके लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। ये सुन स्वरा की आंखें नम हो जाती है तो मिस्टर दीक्षित उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, हम आपको सिर्फ इसलिए खोज रहे थे ताकि हमने जो गलती कर आपको इस घर से निकला था उस गलती को सुधार हम आपको आपके अपने पर बुलाए और आपको आपका परिवार मिले। पर आपने तो हमें इतना गलत समझ लिया कि हम आपको मारना चाहते हैं। स्वरा की आंखों में आंसू अब रुक नहीं रहे थे। तभी वह आगे बोलते हैं, हमारे बेटे को हमें छोड़कर चले गए, पर इकलौती सिर्फ आप बची है उनकी निशानी। आप क्या चाहती है कि हम अपने बेटे के उस निशानी को भी अपने पास न रखें और आप हमसे छुप रही थी। स्वरा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ आंखों में आंसू लिए बैठी रहती है। तभी रूपा जी बोलती है, अब बस भी करिए, अब तो इनको यही रहना है और रही बात गिले शिकवे होते रहेंगे। वैसे विराट कहाँ है? वह देख नहीं रहा। तभी तान्या की आवाज आती है, हम भाई को ले आए। सभी उस तरफ देखते हैं तो तान्या विराट की पीठ पर चढ़ी थी। ये देख रूपा उसे डांटते हुए बोलती है, अभी तक आपका बचपना गया नहीं, आप इतनी बड़ी हो गई हैं और आपका 12वीं का फाइनल एग्जाम भी होने वाला है और आप अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करती हैं। ये सुन तान्या मुंह बनाते हुए बोली, मैं अभी भी बच्ची ही हूँ, न जाने क्यों आप सभी लोगों को मैं बड़ी दिखने लगी। उसकी यह बात सुन स्वरा मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट वहाँ खड़ा विराट देखे जा रहा था। वही विराट पर नजर पड़ते ही स्वरा अपना नजर नीचे कर लेती है। वही सामने बैठी रूपा की जेठानी जी जिनका नाम सुमित्रा था, वह मन ही मन बोलती है, कितनी बेहया औरत है, ये जानते हुए भी कि जेठ इस पर पूरा लट्टू है, फिर भी पति के मरने के बाद यहाँ हाजिर हो गई, यह कह वह मुंह बना लेती है। मिस्टर दीक्षित विराट को देखते हुए बोलते हैं, तो कैसा चल रहा है आपका राजावत कॉरपोरेशन का काम? आपने पहली बार ज्वेलरी में हाथ डाला है। ये सुन विराट बोलता है, वैसे प्रोग्रेस काफी अच्छी है, वैसे उस ज्वेलरी की मेन मॉडल और उसको असिस्ट करने वाली आपकी बहू ही है। ये सुन सभी स्वरा को देखते हैं और ताज्जुब भी होते हैं। स्वरा कुछ नहीं बोलती, वही मन ही मन बस विराट को घूरती रहती है और उसे घबराहट थी तो रूहान की, जिससे पिछले 2 दिन से उसकी अच्छे से बात नहीं हुई थी और वह नहीं चाहती थी कि रूहान के बारे में किसी को कुछ पता चले। वही शाम के समय राजावत हाउस में सभी इस समय प्रीता के रूम में ही जुटे हुए थे। वही आरू किसी सोच में गुम बैठी हुई थी। तभी आदित्य उन सभी के पास आता है। सभी आदित्य को चमकती हुई आंखों से उसे देखने लगते हैं। आदित्य उन सभी की नजरों को देखते हुए देख बेचारा सा मुंह बनाकर बोलता है, यार तुम्हारा काम करने में नाकामयाब रहा। ये सुनते ही सभी के सभी उसे घूरने लगते हैं। ये सुन आरू उसे देखते हुए बोली, आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहा था भाई, आप वह भी नहीं कर पाए। मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। ये सुनकर आदित्य उसके सामने बैठकर बोलता है, यार यह सब उस देवल के कब्जे से निकालना मुश्किल है। पहले तुम ये बताओ, इस इंटर्नशिप के लिए क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें ये बिजनेस वगैरह से भी दूर रहना चाहती थी, सिर्फ मारधार ही करना चाहती थी। आरू मन ही मन में बोली, कैसे बताऊं आपको? फिर कुछ सोच बोलती है, भाई आपको भी पता है मेरी और उनकी शादी किस सिचुएशन में हुई है, बस इसी के जरिए, मस्ती के ही जरिए मैं वहाँ उनके पास भी रह सकती हूँ। वही प्रियांशु बस आरू को ही देखे जा रहा था। ये देख प्रीता उसके हाथों को पकड़ उसे आंखों से शांत रहने को बोलता है। तभी आदित्य, अच्छा अपना मुंह रोने जैसा मत बनाओ, मेरे पास उससे भी बड़ी एक खबर है जो शायद तुम्हारे काम आ जाए, पर उसके बाद मेहनत तुम्हें करनी है। तो आदित्य बताता है, ऑफिस में काम ज्यादा होने से भाई ऑफिस से जल्दी आ गए और अपने स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहे होंगे, और जहाँ तक मैंने देखा था वह फाइल भी जो सिग्नेचर के लिए आई हुई है, अगर तुम चाहो तो भाई से वह किसी भी तरह ले सकती हो, क्योंकि हम भाई से मांग नहीं सकते हैं और ज्यादा देर तक स्टडी रूम में नहीं रह सकते, पर तुम रह सकती हो। जाती है और यह बोलते हुए आंख मार देता है। आरू खुश होते हुए उसके गले लग बोलती है, तो फिर आप देखते जाओ कि मैं कैसे उसे हासिल करती हूँ। ये बोल मुस्कुराने लगती है। वही कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। वही प्रीता अपने बिस्तर पर लेटते हुए बोलती है, आज तो राक्षस से बच गई, पर कहीं कल फिर उसने कॉल किया तो। एपिसोड 148, छोटी सी जंगली सी बिल्ली शेर पर पंजा मारना चाहती है। अब आगे, अधिराज अपनी स्टडी रूम में अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसके रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। ये देख अधिराज एक बार घड़ी पर नजर डालता है जो रात के 11 बजे बज रहे थे। वह अंदर आने को कहता है तो दरवाजा खुलता है। तभी दरवाजे से उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। ये देख वह उसे शायद देखता है तो वहाँ पर आरू खड़ी थी, जिसके हाथ में एक ट्रे थी। ये देख अधिराज आंखें छोटी कर उसे देखने लगता है। आरू बड़ी सी मुस्कान के साथ उसके पास जाती है और उसके सामने ट्रे रखते हुए बोलती है, आप कितनी देर तक काम करते हो? मुझे पता चला आप आए हो और तब से इस बोरिंग से स्टडी रूम में बैठे हो, तो मैंने आपके लिए काफी बनाया। ये सुन अधिराज उसे घूरता रहता है। ये देख आरू उसके सामने ट्रे करते हुए बोली, आप हमेशा मुझे ऐसे घूरते क्यों हो? ये सुन अधिराज अपने पैर से लैपटॉप साइड में रखता है और उसके हाथ से ट्रे लेकर एक साइड रखता है। आरू उसे ही देखे जा रही थी तो अधिराज उसे पकड़ खुद के पास खींच लेता है और उसे अपने थाई पर बैठा उसे कमर से पकड़ते हुए बोलता है, अब मेरी बीवी बीवियों वाली हरकत करेगी तो मुझे तो देखना बनता है ना। वैसे तुम्हारी यह सब काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कह वह उसकी नाक खींच लेता है। ये होते ही आरू खींचते हुए बोली, प्लीज मेरी नाक मत खींचा करो।
मुझे बहुत दुखता है। ये सुन अधिराज उसकी मासूम सी शक्ल को देखने लगता है जो अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। ये देख अधिराज को हंसी आ जाती है, पर तभी आरू उसे देखते हुए बोलती है, आप अभी कितनी देर तक काम करने वाले हो? ये सुन अधिराज आरू को देखते हुए एक स्माइल पास करता है और उसे कमर से ही पकड़ खुद के करीब खींच लेता है, जिससे आरू उसके और करीब चली जाती है। तभी अधिराज बोलता है, आप बोलिए मोहतरमा, तो हम काम ही छोड़ दे, पर शर्त है काम के अलावा हम बेडरूम में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी यह बातें सुन आरू की गाल फिर से लाल होने लगते हैं और वह उसकी गोदी में से झट से उठते हुए कॉफी का कप लेकर उसे देते हुए बोलती है, नहीं आप अपने दिमाग में ज्यादा फालतू मत लाइए और ये लीजिए कॉफी पीजिए, फिर मुझे कॉफी कप लेकर जाना है और मुझे नींद भी आ रही है, सोना भी है, आपका ये काम न जाने कब तक चलेगा। ये बोलते हुए वह जबरदस्ती अधिराज को कप पकड़ाए जा रही थी। अधिराज कुछ बोलता पर आरू की जबरदस्ती पर कॉफी अधिराज के ऊपर गिर जाती है। ये देखते ही अधिराज उठकर खड़ा होते हुए चिढ़कर बोला, बेवकूफ है, दिखाई नहीं देता तुम्हें क्या किए जा रही हो? ये सुनते ही आरू सॉरी सॉरी बोलते हुए बोलती है, वह मुझे समझ नहीं आया। तभी अधिराज उसे घूरते हुए बोली, और यह ठंडी कॉफी कौन लाता है? ये सुन आरू मन में बोलती है, गर्म कॉफी लाती ना तो अब तक यहाँ पर खड़ी होकर मुझसे बात नहीं करते, न जाने चिल्लाते क्या ही करते, यदि गर्म कॉफी गिराती तो। उसको खुद में खोया देख अधिराज बोलता है, कहाँ खो गई तुम? ये सुनते ही आरू होश में आती है और बोलती है, नहीं मैं ये बोल रही थी आप अपनी शर्ट निकालिए। ये सुन अधिराज उसे घूरते हुए बोला, तो तुम मेरी शर्ट निकलवाने के लिए मेरे ऊपर कॉफी गिरा रही हो? ये सुन आरू जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं वह आपको ठंडी लग रही होगी ना, आप दूसरा कपड़ा चेंज कर ले। ये सुन अधिराज उसे देख अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। वही आरू एक तक अधिराज को ही देखे जा रहा था। जैसे जैसे शर्ट के बटन खोलते जा रहा था उसकी नजर एकदम उसी पर गड़ी रही थी। ये देख अधिराज के हाथ शर्ट के बटन पर रुक जाते हैं, फिर कुछ सोच वह शर्ट के बटन को खोलकर उसी के सामने अपनी शर्ट को निकालता है। आरू खुद से ही कहती है, कितनी अच्छी बॉडी है, ये बोल उसे ऊपर से नीचे तक घुरे जा रही थी। वही अधिराज ये देख उसे ही देखे जा रहा था। वो फिर से उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब खींचकर बोलता है, वैसे जब मेरी शर्ट निकल ही चुकी है और तुम्हें मेरी बॉडी इतनी पसंद आ रही है तो क्यों ना हम यहाँ पर कुछ अच्छा करते हैं। ये बोल वह आरू के कान के पास झुककर उसके कान को काट लेता है। आरू जो अभी तक उसमें खोई थी वो उसको देखने लगती है। तभी अधिराज बोलता है, वैसे स्टडी रूम का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। उसकी बातों को सुनते और समझते ही आरू उसके सीने पर हाथ रख दूर धकेल बोलती है, नहीं आप जाकर कपड़े चेंज करिए, ये कह उसे धकेल देती है। वही अधिराज उससे थोड़ा दूर हो जाता है और मुस्कुराते हुए वही स्टडी रूम के ही बने एक कमरे में चला जाता है जहाँ उसके कुछ कपड़े थे। अक्सर वह स्टडी रूम में भी समय बीतता था। आरू के रहने की वजह से वह रूम में जाने लगा था, नहीं तो काम करते करते यही सो जाता था। तो अपने जरूरत की सारा सामान यहाँ था। वही आरू खुद से ही कहती है, कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं तो शर्म से ही एक दिन मर जाऊं। पर तभी उसे कुछ याद आता है तो वह खुद के सर पर मारते हुए बोलती है, क्या किए जा रही हो आरू? जिस काम के लिए आए हो वह काम में लगी ही नहीं। वो राक्षस आएगा तो कच्चा चबा जाएगा। ये सोच वह इधर उधर उसकी सारी फाइलों को देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक रेड फाइल पर जाती है और वहाँ उस फाइल को तुरंत खोलकर उसमें से तुरंत उस पेपर का फोटो खींच लेती है। फोटो खींचने के बाद वह उसे बंद करती ही है, तभी पीछे से अधिराज की आवाज आती है, क्या कर रही हो? ये सुनते ही आरू एक पल के लिए घबरा जाती है। फिर अगले ही पल उसकी सारी फाइलों को उलट पुलट देखते हुए बोलती है, क्या आप पूरी रात सारी फाइलों पर काम करने वाले हैं? ये सुन अधिराज आंखें छोटी कर बोला, काम तो मुझे करना है तो पर तुम क्यों ही परेशान हो रही हो? ये सुन आरू बोरियत से बोलता है, मैं आपके लिए दूसरी कॉफी लाती हूँ। ये बोल वह जाने लगती है। तभी अधिराज फाइल को समेत वहाँ रखते हुए बोलता है, उसकी जरूरत नहीं है। ये बोल वह आरू को अपनी गोद में उठाता है। आरू कुछ समझ पाती तब तक अधिराज स्टडी रूम से बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बाद ही दोनों अपने कमरे में थे। अधिराज उसे उतार डोर बंद करने लगता है। वही जब वह पीछे घूमता है तो उसे आरू कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नजर बेड पर जाती है जहाँ कंबल के नीचे आरू घुसी पड़ी थी। ये काम आरू ने इतनी फुर्ती से की थी कि एक पल को तो वह भी समझ नहीं पाया। ये देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अधिराज जब बिस्तर पर जाता है और उसके कंबल को खींचता है पर आरू कंबल नहीं छोड़ती है। ये देख अधिराज कुछ देर तक तो वैसे ही रहता है। तभी आरू कुछ देर बाद जब कंबल से अपना सर हटाती है तो अधिराज अपना एक हाथ सिर पर रखे मुस्कान के साथ उसे ही देखे जा रहा था। ये देख आरू उसे घूरते हुए बोलती है, आप मेरे पास क्यों नहीं आए? ये सुनकर अधिराज एक मुस्कान के साथ बोलता है, क्यों तुमको ही मुझसे छुपाना था ना? ये सुन आरू उसके करीब जाते हुए बोलती है, मैं कितनी भी आपसे नाराज रहूं पर फिर भी आपको मेरे पास आना है और न ही आपको मुझसे कभी दूर नहीं जाना है, समझे? ये बोलते हुए जाकर उसके सीने से लग जाती है। अधिराज उसे अपने सीने में समेट लेता है और आंखें बंद कर लेता है। वह आरू को परेशान नहीं करता। तभी उसकी नजर आरू के मोबाइल पर पड़ती है। वह धीरे से एक हाथ से उसके मोबाइल को खोलता है और उसमें खींची गई फोटो को देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसके मोबाइल को वैसे ही छोड़ देता है। खुद से ही बोलता है, कितनी चालाक है मेरी बिल्ली। छोटी सी जंगली सी बिल्ली शेर पर पंजा मारना चाहती है, बट बेबी अभी तुम इन मामलों में बहुत छोटी हो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान और बड़ी हो जाती है।
तभी उसके फोन का रिंग बजता है और आरू को देखता है जो कि गहरी नींद में सो चुकी थी। वह अपने मोबाइल को देखता है तो उसके चेहरे पर जो अभी मुस्कुराहट थी वह शांत हो जाती है। वह फोन देखता है और उसे कान पर लगाता है तो उधर से कुछ कहा जाता है। ये देखकर वह बोलता है, मैं तुरंत आ रहा हूँ, उसे तुरंत रेडी करो। ये बोलते हुए वह फोन कट करता है और आरू को खुद से दूर करना चाह कर वह उससे और सिमट जाती है। ये देख अधिराज एक गहरी सांस लेता है और थोड़ा झटके से आरू को खुद से दूर करता है तो आरू दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। अधिराज उसे कंबल ओढ़ता है और वहाँ से निकलने को होता है। तभी वह पीछे मुड़कर उसके पास आता है और उसके माथे को चूम वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। वही 2 दिन बाद कॉलेज में उन सभी का इंटरव्यू होता है जिसमें कि सौम्या और आरू क्वालिफाई करते हैं। सौम्या का तो समझ में आता था कि वो काफी टैलेंटेड थी और आरू नकल के भरोसे उसने पास की थी और बाकी अपने प्यारी प्यारी बातों में और आदित्य के हेल्प से वह इंटरव्यू निकाल लेती है। पर सबके लिए शौकन था मोनिका का, क्योंकि मोनिका ने भी उस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। पर यह बात किसी को समझ नहीं आई कि कैसे। हालांकि बहुत ज्यादा पता करने पर यही पता चला कि उसके पापा का राजावत कॉर्पोरेशन के 10% के शेयर होल्डर है। इस वजह से उसे हेल्प मिलता है और वह मोनिका के इंटर्नशिप के लिए हाँ बोलते हैं। बाकी और भी सेमेस्टर से बहुत सारे लोग थे। वही काव्या को भी ईमेल जा चुका था क्योंकि उसका भी सिलेक्शन हो चुका था। पर इन 2 दिनों में आरू की सी कोई बात नहीं हुई थी। अधिराज जाते समय सिर्फ उसके मोबाइल पर एक मैसेज छोड़ा था, इमरजेंसी है, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा। इस बीच आरू ने न जाने कितनी मैसेज किया, कॉल किया और उसका जवाब अधिराज ने नहीं दिया था। इस बात से आरू हमेशा की तरह हट हुई थी पर कुछ कर नहीं सकती थी। वही वैभव कंपनी का काम संभालने के लिए रुका था। अधिराज के साथ भैरवी गया हुआ था। वही कॉलेज से बाहर निकलते ही सारे गैंग जा रहे थे। तभी शिवम बोलता है, आरू तूने तो कमाल कर दिया, चल इसी बात पर हम सभी अपने गोलगप्पे की पार्टी करते हैं। ये बात बोल वह बगल में खड़ी गौरी को देखने लगता है। गौरी को देखते देख प्रियांशु उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, गोलगप्पे हमारे साथ खाना चाहते हो या किसी और के साथ, कहकर उसे चिढ़ाता है। वही गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। हालांकि इस बीच गौरी की कोई भी बातचीत शिवम से नहीं हुई थी, पर वह इन 2 दिनों में ही जान गई थी कि शिवम नेचर का कैसा लड़का है। वह बुरा इंसान नहीं है, ये वह सभी के साथ रहते हुए जान गई थी। पर उन सभी के बीच में होते हुए भी शिवम की नजरें सिर्फ उसी पर टिके रहना और सिर्फ उसे ही देखते रहना, यही बात उसे गुस्सा भी दिलाती थी और शर्म भी आती थी। वहीं उन सभी की नजर मोनिका पर पड़ती है जो न जाने कितनी एटीट्यूड से जा रही थी। तभी उसकी नजर सामने आरू पर पड़ती है और उसके पास जाते हुए बोलती है, तो क्या कह रही थी आपकी, मैं इस इंटरव्यू को पास करने के लिए मेरा मुंह नहीं है तो फिर यह क्या है, अपना लेटर दिखाती है। ये देख आरू उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, ये तो तुम्हारा 0 नंबर देखकर ही पता चल गया। वह बात अलग है कि तुम उस कंपनी की शेयर होल्डर की बेटी निकल गई, जो कि वहाँ का रूल है कि उनसे रिलेटेड कोई भी वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकता है या कंपनी में वर्क कर सकता है, वरना तो तुम्हें कोई वहाँ पूछता भी नहीं। ये बात आरू को प्रियांशु ने बताई थी। शायद इसीलिए उसको इस इंटर्नशिप की जरूरत ही नहीं थी, वह चाहे जब अपनी खुद की कंपनी में जा सकता था। पर वही सौम्या को ये करना था क्योंकि वैभव सिर्फ वहाँ का एक ऊंची पोस्ट पर था। मोनिका का मुंह देखते हुए आरू उसे दांत पीसते हुए बोलती है, पर वहाँ पर मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, वह क्या है ना, मैं तुझे बस कॉलेज में बर्दाश्त करती हूँ मगर कहीं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहीं ऐसा ना हो तेरा जो यह मेकअप से कुताए चेहरा इतना खूबसूरत दिखने की जो कोशिश करती है जो कि फिर भी नहीं लगती, कहीं मेकअप लगाने के लायक भी ना बचे। ये बोल उसे कंधे से धकेल चली जाती है। वही मोनिका जाते हुए आरू को देख बोलती है, मेरा तो समझ आता है पर इस लड़की का कैसा सिलेक्शन हुआ, कैसे पढ़ाई में तो ये तो मुझसे भी ज्यादा डाउन है। ये सुनते ही ऋषभ बोला, शायद तुम भूल रही हो वह प्रियांशु की दोस्त है। ये बात याद आते हैं वह बोलती है, वह प्रियांशु के यहाँ भले ही करीब है पर वहाँ मेरे और सीईओ के बीच में आने की कोशिश की ना, तो शायद इस बार इसे कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ो। वहीं दूसरी तरफ लंदन में एक बड़े से हॉस्पिटल जिसका नाम संजीवनी था, इस अस्पताल के अंदर एक केबिन में अधिराज चेयर पर बैठा सामने डॉक्टर को घुरे जा रहा था। वही सामने बैठा डॉक्टर अपने हाथ में एक फाइल जो कब से रीड कर रहा था। अधिराज के बगल में भैरव भी बैठा था। काफी सारी रीड करने के बाद डॉक्टर की नजर अधिराज पर जाती है तो वही एक पल के लिए काम सा जाता है। उसके लाल आंखों को देख डॉक्टर हकलाते हुए बोलता है, मिस्टर राजावत। ये सुनते ही अधिराज बोलता है, बिना ज्यादा फालतू बात किए सिर्फ काम की बात करना, क्योंकि तुमने शायद मेरा कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर लिया है। ये सुन सामने बैठा डॉक्टर उसे देखते हुए बोलता है, अधिराज यार तुम मुझे ऐसी डरा मत, नहीं तो मैं तुम्हें कोई भी चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये सुन अधिराज उसे देखता है तो डॉक्टर जिसका नाम एल्विस था, जिसकी अधिराज से काफी जान पहचान थी, और उसके तरफ पानी बढ़ाते हुए बोलता है, पहले पानी पियो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अधिराज उसे पानी पीने को देता है क्योंकि उसे अपना गुस्सा शांत करने का यही जरिया था। तभी सामने वाला इंसान यानी कि एल्विस बोलता है, देखो उस लड़की की जो तुमने यहाँ पर लाया उसकी जो कंडीशन है वह स्टेबल है, फिलहाल के लिए वह कुछ समय तक कोमा में जा चुकी है और शायद कुछ महीनों में उसे प्रॉपर होश आ जाएगा। उसे कुछ दिनों में होश भी आ सकती है, पर होश में जाकर उसका पैनिक करना, इससे साफ समझ में आता है कि उसके कोमा में जाने से पहले उसे शायद बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है।
ये सुन अधिराज की आंखें लाल हो जाती है। तभी एल्विस उसे देखते हुए बोलता है, शायद कुछ ऐसा हुआ है तो उसे जन होश आता है, उसे वही चीज याद आ रही है। इससे यही समझ आता है कि यह सब होते हुए ही वह ऐसी स्थिति में गई है जिससे वह जब भी जाग रही है वह इस कंडीशन में हो जा रही है। पर जहाँ तक वह राज यानी कि तुम्हारा नाम ले रही है, उसे देखकर ही समझ आता है कि वह तुमसे कहीं कनेक्ट है और शायद अगर तुम उसके पास रहो या होश में आने के बाद तुम्हें देखे तो वह जल्दी ठीक भी हो सकती है। ये सुन अधिराज अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे वो पल याद आता है जब वह आरू के साथ वहाँ पर था और उसे कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ वो डॉक्टर थी जिसे अधिराज ने डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए बोला था। वह उससे फोन करते हुए बोलती है, सर मेरी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वह होश में आते ही वह काफी पैनिक करने लगी है। अधिराज बिना वक्त गवाए वहाँ से सीधे चला जाता है। उसके पीछे ही भैरव भी अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। जब अधिराज वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि अब तक उस लड़की ने अपने हाथों के सारे पाइप और सारे सामानों को फेंक दिया था और वह सिर्फ पैनिक कर रही थी और गहरी सांस लेते हुए सिर्फ एक ही बात बोली जा रही थी, राज प्लीज मुझे बचा लो। अधिराज को तो समझ नहीं आता ये हुआ क्या। वह उसके पास जाता है और उसे खींचकर अपनी अपनी बाहों में भरते हुए उसका सिर सहलाते हुए बोला, शुश्रावी शांत हो जाओ। एपिसोड 149। आरू की खूबसूरती। देवल मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही है। अब आगे उस बिस्तर पर पड़ी लड़की यानी कि जिसका नाम रावी था, उसे अधिराज अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाते हुए बोलता है, रावी प्लीज शांत हो जाओ। ये बोल उसका सर सहलाने लगता है। रावी उस आवाज को सुनकर वह उस पर अपनी पकड़ कस देती है। ये देख अधिराज अपनी बाहों में भर उसकी पीठ को सहलाने लगता है। वही रावी जिसका डर से हाल बेहाल था वह धीरे धीरे नॉर्मल सी होने लगती है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो अधिराज जो उसके बेजान पड़ चुके चेहरे को ही देख रहा था वह सिर्फ उसे एकटक देख रहा था। तभी रावी अपनी आंखें खोल अधिराज को देखती है और उसे देख और उसे महसूस कर वह अपनी आंखें खोल उसे देख मुस्कुराती है और फिर आंखें बंद कर लेती है। उसके देखने और आंखें बंद करने से अधिराज उसके गाल को थपथपाते हुए बोलता है, रावी उठो रावी। लेकिन रावी अपनी आंखें नहीं खोलती। उसका शरीर बेजान पड़ चुका था। तभी अधिराज जोर से चिल्लाता है, डॉक्टर इसे चेक करो। ये सुनते ही डॉक्टर दौड़कर आती है और रावी को चेक करती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये तो फिर से कोमा में जा चुकी है। पर इनकी तो कंडीशन ठीक थी। ये सुन अधिराज उसे गुस्से में देखता है और रावी को बिस्तर पर लेटाता है तो रावी उसका अभी भी हाथ पकड़े हुई थी। ये देख उससे खुद को छुड़ाता है और डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाती है। तभी अधिराज किसी को कॉल कर बोलता है, जेट रेडी करो, अगले 20 मिनट में चौक यहाँ लाओ, मुझे यहाँ से यूके निकलना है। वही भैरव को देखकर बोलता है, एल्विस से कांटेक्ट करो और बोलो अर्जेंट अस्पताल में सब कुछ रेडी करें। ये सुन भैरव हाँ में सिर हिलाता है। वही कुछ देर बाद वहाँ चौपा आता है और अधिराज बिना किसी को देखे वह रावी को अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। रात के 8 बजे बज चुके थे। अधिराज अपने सोच में गुम यूके वाले घर पर पहुँचता है और वहाँ जाकर सीधे बाथरूम में जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें इस समय बंद थी। वह जैसे किसी गहरी सोच में चला गया हो। वह बहुत असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था यह उसके साथ हो क्या रहा है। जिस लड़की से उसने पागलों की तरह चाहत रखा, वह लड़की जिसने उसे धोखा दिया, जिसे वह पागलों की तरह खोज रहा था, उसे सजा देना चाहता था, वह लड़की उसके सामने फिर से आए और वह भी ऐसी कंडीशन में। वह पूरी तरह उलझ चुका था कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। ना उसकी मॉम को इस बारे में पता था, नहीं किसी और को पता था। पता तो सिर्फ रावी को था जो कि इस कंडीशन में नहीं थी कि बता सके। और वह उसे हर हाल में ठीक करना चाहता था क्योंकि उसकी जिंदगी में जो दाग लगा था वह रावी के कारण हुआ था और वह उस कारण की वजह जानना चाहता था। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आता है। बाहर आकर सामने टेबल पर रखी कॉफी मशीन से एक ब्लैक कॉफी बनाकर बालकनी में जाकर खड़ा होकर कॉफी का शिप लेने लगता है, जैसे खुद को रिलैक्स कर रहा हो। फिर वह अचानक उसे कुछ याद आता है तो वह अपने मोबाइल को उठाता है। मोबाइल उठाते ही उसमें आरू की न जाने कितनी मिस कॉल, न जाने कितनी मैसेज उसकी मोबाइल में भरी पड़ी थी। नॉर्मल तरह से उसकी मोबाइल पर कुछ करीबी लोगों का ही कॉल आता था, पर आज इतनी ज्यादा कॉल देखा अधिराज को आरू की याद आती है और वह खुद से कहता है, मैं तो भूल ही गया कि पिछले 2 दिन से मैंने बात नहीं की है। ओ गॉड। ये बोलते हुए वह उसके मैसेज को खोलता है जिसमें लाइन की ढेर सौ मैसेज लगी थी, जैसे डेविल आप कहाँ चले गए, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की। फिर दूसरा मैसेज था, आपने मेरे सोने का फायदा उठाया, सुबह हुआ नहीं हमेशा की तरह गायब हो गए, इस बार आएंगे तो मैं आपको रस्सी से बांध कर रखूंगी। ये पढ़ते हुए अधिराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी तीसरा मैसेज, आप मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं, आपको पता है मुझे गुस्सा आ रहा है और आपको तो पता है मेरा गुस्सा कैसा है, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। फिर 5 घंटे बाद फिर एक मैसेज, क्या आप सच में मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझे रोना आ रहा है, कॉल उठा लीजिए। फिर उसके बाद मैसेज, क्योंकि रात था डेविल मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही है, आप कहाँ हो, आप बहुत बुरे हो, आप इस पर आओगे तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। यह बोल रोने और गुस्से वाली इमोजी डाली थी। ऐसे ही ना जाने कितनी सारी मैसेज थी। अधिराज वही बालकनी में चेयर पर टीक कर बैठ जाता है और आरू के ही मैसेज को पढ़े जा रहा था जो 100-200 के कगार पर थे।
वह उस मैसेज को पढ़े जा रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ राजावत हाउस में लंदन के जस्ट ऑपोजिट वहां पर 11-12 बज चुके थे। रात के वही आरू अजराज को कॉल और मैसेज करते हुए थक कर वह नींद के आगोश में जा चुकी थी। आरू बिस्तर पर वह लेटी हुई थी, तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। कोई धीरे धीरे कदमों से उसके कमरे में आता है। तभी उसकी नजर सामने बैग पर किसी गुड़िया की तरह आरू को सोते हुए देखता है। आरू जिसने ब्लू कलर की नाइटी पहनी हुई थी और वह भी कंधे पर एक डोरी से बंधी हुई थी। साथ में उस पर एक फुल हैंड ओवर शर्ट थी जो कि उसने खुली छोड़ी थी। हमेशा की तरह आरू का बिस्तर उसके ऊपर नहीं था, वह नीचे जा चुका था। वह इंसान धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वह बड़े ही इंटेंसिटी के साथ आरू को देखने लगता है और देखते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे कर उसके थोड़े करीब आते हुए बोलता है, खूबसूरती की बेमिसाल हो तुम। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत पाना नसीब की खेल है। इतनी खूबसूरती उस इंसान के पास नहीं होनी चाहिए थी। यह बोलते हुए उसके बालों को हटा फिर से उसके बॉडी को एक नजर देखता है। आरू जिसकी गोरी गर्दन उसके थाई सब कुछ दिख रही थी उसकी गर्दन पर उंगली चलाते हुए बोलता है, इस खूबसूरती को मेरे पास होना चाहिए, सिर्फ मेरे पास। ये बोलते हुए अपनी उंगली को उसके नीचे सीने तक बढ़ाने लगता है। उसकी आंखों में डिजायर साफ देखी जा सकती थी। अपने हाथ बढ़ाते हुए उसके हाथों में अपने हाथ फंसाकर उसकी तरफ झुकने लगता है और उसे ही देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर उसके होठों पर पड़ती है तो उसे उसके होठों को छूने की तलब लग जाती है। वह नीचे की तरफ झुकने लगता है। तभी उसे महसूस होता है जैसे इस कमरे की तरफ कोई आ रहा है। ये देख वह खुद से कहता है, इतनी रात को कौन आ सकता है। ये बोलते हुए वह डोर की तरफ देखता है जैसे क्लियर कर रहा हो कि कोई इंसान इसी रूम की तरफ आ रहा है। जब उसे एहसास हो जाता है कि हाँ कोई आ रहा है तो वह उतनी ही फुर्ती के साथ छुपने की जगह ढूंढता है। तभी उसे बालकनी बंद दिखती है तो वह उसे तुरंत खोलकर बालकनी की तरफ चला जाता है। तभी डोर खुलता है और अंदर राधिका आती है। राधिका अंदर आती है तो उसकी नजर आरू पर पड़ती है तो वह उसे घूरती है। फिर अगली पल उसकी नजर बालकनी की तरफ जाती है तो उसे कुछ तो अटपटा लगता है, क्योंकि वह जानती थी कि आरू कितनी बड़ी डरपोक है। रात को लाइट तक बंद नहीं करती थी और बालकनी बंद करके ही सोती थी। तो वह उस तरफ जाती है। वह इंसान जब देखता है कि राधिका उस तरफ आ रही है तो वह उतनी ही फुर्ती के साथ बालकनी से नीचे कूद जाता है। राधिका को वहाँ पर कोई नहीं दिखता तो वह बालकनी का डोर लॉक कर देती है क्योंकि काफी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फिर वह अंदर आती है और आरू को देखती है और उसके फेंके हुए कंबल को उठाती है और आरू को देख उसके बिखरे हुए शर्ट को खींचकर आगे के बटन को बंद करते हैं और उसे कंबल उड़ाती है और उसे देख झुक कर उसके माथे को चूम वहाँ से चली जाती है और जाते हुए प्रियांशु के कमरे में जाती है, क्योंकि उन्हें पता था उनका बेटा आरू से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। और वह जाती है तो हुआ था भी कुछ ऐसा ही। प्रियांशु भी पेट के बल औंधे मुंह लेटा हुआ था, एक पैर उसका नीचे लटका हुआ और कंबल नीचे फेंका हुआ था। वह उसका भी पैर सही कर उसे कंबल ओढ़ती है और उसका नाक खींचते हुए बोलती है, हमेशा इस नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है, कभी मुझसे ठीक से बात ही नहीं करता, बिल्कुल अपने भाई पर गया है। उसके ऐसा करते ही प्रियांशु जोर से चिल्लाता है तो राधिका को हंसी आ जाती है और वह पीछे घूमती है। तभी उनकी नजर अपने पीछे भूत की तरह खड़े विक्रम पर जाती है तो वह एक बार के लिए पीछे हो जाती है और उसे घुरते हुए बोलती है, ये भूतों की तरह मेरे पीछे क्यों खड़े हैं। ये सुनते ही विक्रम से घुरते हुए बोलता है, जब मेरी बीवी मुझे छोड़कर पूरी रात सभी के कमरे के चक्कर लगाती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कहाँ होना चाहिए। ये सुन राधिका चिढ़ते हुए, तो आप कब से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये सुन विक्रम हाँ मैं सिर हिला देते हैं। ये देख राधिका उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, तुम सुधर नहीं सकते हो। ये बोल बाहर चली जाती है। वही विक्रम एक नजर अपने बेटे को देखते हुए और राधिका के पीछे चला जाता है। एपिसोड 150 राजावत कारपोरेशन में आरू का नया बखेड़ा, मुझे भी ग्रीट करो प्रिया का गुस्सा। अगली सुबह राजावत हाउस में सभी लोग डाइनिंग पर नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। वहाँ पर नीरज भी बैठा हुआ था और वह अपनी आदत अनुसार अपनी घुरती हुई ही देखे जा रहा था। जिसे देखते हुए राधिका बोलती है, वैसे नीरज हमारी बात हुई आपकी मॉम से, आप पिछले 2 दिन से यहाँ पर है, पर आपका कहीं से भी ऑफिस जाना दिख नहीं रहा। ये सुनते ही नीरज हकलाते हुए बोला, वह मैं, ये बात वह कहता ही है कि तभी राधिका बोलती है, आपको हमारे कंपनी का रूल तो पता है ना। ये सुन नीरज उन्हें देखता है तो राधिका बोलती है, रूल यह है कि भले ही कोई कितना भी राजावत के रिलेटिव हो पर उसे सिर्फ कनेक्शन की वजह से जॉब मिल नहीं सकती है, क्योंकि पोस्टिंग उनकी काबिलियत पर ही मिलती है। आप जाकर इंटरव्यू दें और आपकी काबिलियत किस चीज में है उसकी शुरुआत करें। ये सुनते ही नीरज के हाथों की मुठिया कस जाती है पर वह चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, जी मामी। दादाजी आरू को देखते हुए बोला, वैसे बेटा हमें पता चला कि आपने भी इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाई किया है। ये सुनते ही विक्रम जी बोलते हैं, वैसे आरू तुमने यह एग्जाम पास कैसे किया। ये सुनते ही आरू जो खाना खा रही थी उसका खाना ही अटक जाता है और उसको खांसी आने लगती है। उसके बगल में बैठा आदित्य उसके पीठ पर हाथ सहलाते हुए बोलता है, क्यों बड़े पापा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरू एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकती। ये सुनते ही आरू तनकर बैठ विक्रम जी को घूरने लगती है और बोलती है, पापा आपको मेरी एबिलिटी पर कोई शक है क्या। ये सुनते ही विक्रम जी खांसते हुए, नहीं नहीं भला मुझे क्यों होगी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था।
ये कह वह चुपचाप खाने लगते हैं। तभी राधिका बोलती है, वैसे कब से जाना है आपको कंपनी में? ये सुन आरू बोलती है, हमारी ज्वाइनिंग आज से ही है। ये सुन दादी बोलती है, सौम्या का भी तो हुआ है ना? आरू हाँ में सिर हिलाती है। कुछ देर के नाश्ते के बाद आरू अपने कमरे में चली जाती है। आरू ब्लू जींस, व्हाइट टी शर्ट पर ब्लू जैकेट डाले, बालों का रफ बन बनाए नीचे तैयार होकर आती है। तभी नीरज अपनी गाड़ी की चाबी घुमाते हुए उसके पास आता है और बोलता है, वैसे भाभी जी हमारा और आपका रास्ता एक ही है, कहिए तो हम आपको छोड़ दें। ये सुनते ही आरू उसे देखती है और बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बोल वह एटीट्यूड में उसे फुल इग्नोर कर चली जाती है। उसके ऐसे जाते ही नीरज उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, क्या एटीट्यूड है इस लड़की के, इसको पाने का एक अलग ही मजा है। ये बोल तिरछी मुस्कान के साथ उसके पीछे जाता है और आरू का हाथ पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही आरू का हाथ रुक जाता है और वो पीछे घूमकर नीरज को देखते हुए बोलती है, हाथ छोड़ो मेरा। ये सुनते ही नीरज उसके हाथों पर और पकड़ करते हुए बोलता है, अब हमने ऐसी भी कोई गुस्ताखी नहीं कर दी कि हम आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकते। आफ्टर ऑल हम आपके देवर हैं और इतना तो हक हमारा है ही भाभी जी। ये बोलते हुए एक बार फिर से वह आरू को ऊपर से नीचे देखता है और उसकी टी शर्ट दिख रही हल्की हल्की कमर को देख भूले जा रहा था। ये देख आरू बोलती है, नजरे जरा संभल के देवर जी, वो क्या है ना, मुझे नसों को पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। ये बोल जिस हाथ को नीरज ने पकड़ा था अचानक आरू ने एक झटके से उसके हाथों पर पकड़ बना जोर से मरोड़ देती है। उसके ऐसा करते ही नीरज की एक चीख निकल जाती है। ये देख आरू उसे छोड़ते हुए बोलती है, आइंदा से हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। ये क्या है? वह चली जाती है। वही पीछे आदित्य नीरज के पास खड़ा होकर बोलता है, भैया मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, पर मैं आपको बता दूं, अपनी एक घटिया हरकतें इस घर में मत चलाएगा। मुझे बड़ों का तो नहीं पता, पर जिस लड़की पर आप अपनी नजरें रखे हैं ना, वह आंखें निकालने में विश्वास करती है। क्योंकि वह दिखने में भले ही मासूम है, पर वह उससे भी ज्यादा खतरनाक ही बोल जाने लगता है। और जाते हुए रुककर पीछे उसे देखते हुए बोलता है, मेरी बातों को इग्नोर करने की गलती मत करना, क्योंकि मैंने जितना बताया उससे भी ज्यादा वह खतरनाक है। ये बोल वहाँ से चला जाता है। वही नीरज अपने उन हाथों को देखता है जिसको आरू ने बेदर्दी से मरोड़ा था। ये देख नीरज अपने हाथों को देखते हुए बोलता है, पहली बार जब शादी में इस पर नजर पड़ी थी तभी से एक चाहत जगी थी, और अब तो यह उस इंसान की वाइफ है जिससे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो उस इंसान को मजा चखाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर तिरछी मुस्कान के साथ जाते हुए आदित्य को देखकर बोला, और थैंक यू ब्रो कि तुमने मुझे आगाह किया, आगे से मैं अपना कदम फूंक फूंक कर रखूंगा। ये बोल अपने कोट को ठीक करते हुए बाहर चला जाता है तो देखता है आदित्य आरू को लेकर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सौम्या भी अपने बाल बना रही थी। तभी वैभव बोलता है, सौम्या जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। बस आ रही हूँ। ये बोल बाहर आती है तो सौम्या को वैभव देखता ही रह जाता है। सौम्या ने पर्पल कलर की लॉन्ग सूट, चूड़ीदार पजामा के साथ अपने दुपट्टे को साइड में रखे बालों की चोटी बनाई थी और माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये देख वैभव उसके पास जाने के लिए बढ़ता ही है, तभी बाहर से रचना की आवाज आती है। वैभव का मुंह बन जाता है तो सौम्या मुस्कुराते हुए आगे निकल जाती है। वही वह अपने सर में हाथ घुमाते हुए बोलता है, मैं ऑफिस में काम कैसे करूंगा। ये बोल उसके पीछे चला जाता है। वही रचना जी उसे की यही शक्कर खिलाते हुए बोलती है, वहाँ अच्छे से अपना काम करना। ये सुन सौम्या बस मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में श्वेता किचन से टिफिन पैक करते हुए रिया को देते हुए बोलती है, रिया ले जाकर अनिरुद्ध को दे देना, नहीं तो वह इसे ले जाना भूल जाएगा और फिर घर पर आकर कहेगा कि मैं लंच नहीं किया। ये सुन रिया टिफिन को लेकर अपने रूम में जाती है। रूम में जाकर देखती है तो उसे अनिरुद्ध कहीं नहीं दिखता। अनिरुद्ध प्रोजेक्ट रूम में तैयार हो रहा था। ये देख रिया उसे टिफिन को वही रखती है तो देखती है अनिरुद्ध का फोन वाइब्रेट हो रहा था। ये देख वह पहले तो इग्नोर करती है, पर उस पर लिखे नाम को देख जिस पर की रीति लिखा था, वह उस फोन को उठा लेती है और कट कर देती है। यह उसने क्यों किया था उसे नहीं पता, पर अगले ही पल फिर फोन आता है तो वह फिर फोन कट कर देती है। तभी फिर से कॉल आती है। ये देख रिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वह फोन को उठाकर अपने कान पर रख कुछ कहने को होती है कि उधर से रीति बोलती है, अनिरुद्ध तू मेरा फोन क्यों काट रहा है बार बार, देख मैं इस पर ना नहीं सुनने वाली। माना कि तेरी शादी हो गई है और तू बिजी हो गया है, इसका मतलब यह नहीं तू मेरे को समय नहीं देने वाला है। शाम को तू मेरे साथ नाइट क्लब चल रहा है और मैं इसमें कुछ ना नहीं सुनने वाली। इससे पहले कि रिया कोई जवाब देती तभी उसके हाथ से फोन अनिरुद्ध छीन लेता है और रिया को घूरते हुए अपने कान से लगाता है तो उधर से रीति की बात सुनते हुए बोलता है, मोदी तू फोन रख, मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगा, तो क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही है। ये सुन उधर से रीति बोलती है, क्योंकि तुझ पर भरोसा नहीं है और तू आ रहा है तो आ रहा है। ये बोल कॉल कट कर देती है। वही अनिरुद्ध बोलता है, पागल लड़की, यह बोल फोन रख। जैसे ही सामने उसकी नजर रिया पर पड़ती है तो एक पल के लिए सकपका जाता है, क्योंकि रिया उसे बुरी तरह से घूर रही थी। ये देख अनिरुद्ध बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो। ये सुन रिया बोलती है, तुमको नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही रीति के क्लोज हो। ये सुनते ही अनिरुद्ध उसे अजीब नजर से देखते हुए बोला, हाँ ये सच है कि मैं उसके क्लोज हूँ।
ये सुन रिया हाथ बांधते हुए बोलती है, दूसरों को तो बड़ी ज्ञान देते फिरते हो, उनके रिलेशन में तो खुद की भी अंदर कभी झांक लिया करो कि तुम किस तरह के इंसान हो। ये सुन अनिरुद्ध उसे देखता है पर समझ नहीं पाता और रिया गुस्से में टिफिन उठाती है उसके हाथ में देते हुए बोलती है, ये लो लंच, नहीं तो शाम को रोते हुए आओगे, मम्मी आपने मुझे लंच नहीं दिया, मुझे भूख लगा था। भूख की तरफ गया। ये बात रिया कुछ ऐसे चिल्लाकर कहती है कि अनिरुद्ध तो रिया को ही देख रहा था। वही रिया उसके हाथ पर लगभग डब्बा पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अनिरुद्ध को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वह खुद से ही कहता है, यह क्या था। वही रिया बड़बड़ाते हुए नीचे चली जाती है और किचन में जाकर सुरभि की मदद करने लगती है। रिया के मूड को उखड़ा देख सुरभि बोलती है, क्या हुआ देवरानी जी, आपका मूड को क्या हुआ जो आप इतनी चिड़ी है। ये सुन रिया बोलती है, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। ये सुन सुरभि एक नजर रिया को देखती है, फिर सामने जाते हुए अनिरुद्ध को जो जाते हुए किचन में देख रहा था। सुरभि फिर हंसते हुए बोली, वो यानी कि आपने और देवर जी में कुछ अनबन हुई है। ये सुन रिया आटा की रोटी बनाते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस इंसान से क्यों लड़ूं, मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुन सुरभि गहरी सांस लेकर कर सब्जी में पानी डालते हुए बोलती है, रिया मैं तुमसे बड़ी उम्र में एक तजुर्बे की बात बोलूंगी, अगर शादी को दिल से नहीं निभाया जाता तो उस दिल में फिर तीसरे की दस्तक होने लगती है। ये सुन रिया उसे देखती है तो सुरभि उसे अपनी तरफ मोड़ उसे देखते हुए बोलती है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, खासकर तब जब उनके रिश्ते ना चाहते हुए जुड़े हो। ऐसे रिश्तों में यदि एक समय आने पर एक दूसरे से जुड़ जाए तो रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है, पर यदि वही रिश्ता गुस्से में चीर में यदि दूरी बढ़ता चला जाता है तो समय के साथ साथ उसे जोड़ने की भी उम्मीद खत्म हो जाती है। फिर होता है तीसरी की दस्तक, जो उस रिश्ते के बीच में आकर अपनापन दिखाता है तो वह इंसान उसकी तरफ झुकने लगता है। तुम मेरी बात के कहने का मतलब समझ तो रही हो ना। रिया सुरभि के कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर वो फिर से रोटी बनाते हुए बोलती है, भाभी दोनों के ही दिल में पहले से ही दो लोग अलग अलग हो। तो ये सुन सुरभि उसको देखने लगती है और कुछ कहने को होती है कि फिर चुप हो जाती है। वही आरू और सौम्या दोनों ही राजावत कॉरपोरेशन पहुंच चुके थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग देख दोनों ही हैरान थे। काफी लंबी चौड़ी में थी ये कंपनी। सौम्या बाहर ही रुकी थी और आरू का इंतजार कर रही थी। दोनों ही आदित्य और वैभव के साथ नहीं जाते क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी को भी लगे कि वह इन लोगों से रिलेटेड है। दोनों ही अपनी एंट्री पास गार्ड को दिखाते हैं। तभी एक लंबी चौड़ी गाड़ी वहां पर आकर रुकती है और उसमें से मोनिका बाहर निकलती है। मोनिका जिसने इस समय शर्ट ब्लैक वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी, जिस मेकअप में काफी ग्लैमरस लग रही थी। ये देख आरू बोलती है, मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। ये सुन सौम्या ने उसे आंख दिखाई तो वही मोनिका की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो अजीब नजर से देखते हुए खुद से कहती है, घटिया लोग की घटिया पसंद। दरअसल मोनिका ने उन दोनों के कपड़े पर कमेंट किया था। मोनिका बड़े स्टाइल से गार्ड को अपनी एंट्री पास दिखाती है तो वही गार्ड झुककर उसे ग्रिप करता है। वही ये देख आरू जाकर हाथ बांधते हुए बोलती है, आपने उसे एक्सप्रेस किया और हमें नहीं क्यों। ये सुनते ही वह गार्ड उसको अजीब नजर से देखते हुए बोला, वह यहाँ की शेयर होल्डर की बेटी है। ये सुन आरू हाथ बांधते हुए बोली, और मैं। ये सुन वह आदमी उसका कार्ड देखे हुए बोला, और आप यहाँ पर एक नॉर्मली इंटर्न है। ये सुन तो आरू को तो जैसे गुस्सा उसके सिर पर चढ़ जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता ये कोई उस नक्सली को ग्रीट कर रहा है और उसे नहीं। ये देख वह कमर पर हाथ रख उस गार्ड के सामने जाकर खड़ी होते हुए बोलती है, मुझे भी ग्रीट करो। ये सुनकर गार्ड बोलता है, अजीब जबरदस्ती है, हो कौन तुम। ये सुन आरू बोलती है, ये जो पूरी कंपनी देख रहे हो ना, इस सारी कंपनी मेरी है और मैं यहाँ की मालकिन। ये सुनते ही वह गार्ड अपने बगल में खड़े दो गार्ड को देखता है और जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। उनके हंसने की आवाज सुन वहाँ पर कई लोग जो ऑफिस अवर होने से अंदर जा रहे थे वह रुक कर देखने लगते हैं। तभी एक पूछता, क्या हुआ विनय। वही विनय जो एक गार्ड था वह बोलता है, ये मैडम अपने आप को यहाँ की महारानी बता रही है, मतलब यहाँ की बॉस की मालकिन बता रही है। ये सुनते ही वह आदमी आरू को ऊपर से नीचे अजीब ढंग से देखता है। हालांकि आरू सुंदर तो बहुत लग रही थी पर कहीं से भी यह नहीं लग रही थी कि वह इतने बड़े कंपनी की मालकिन हो सकती है और सभी को अजीब नजर से देखते हैं तो आरू चिढ़ सी जाती है। सौम्या पीछे से उसका हाथ पकड़ खींचते हुए ले जाते हुए बोलती है, सॉरी इसकी ज्यादा बोलने की आदत है। तभी पीछे से गार्ड बोलता है, अगर यह ज्यादा बोलती है तो उसे पागल खाने में भर्ती करो, ना कि यहाँ छोड़ो। आरू कुछ बोलती तभी सौम्या उसे